जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे वीडियो में जो कि रीजनिंग कंप्लीट कोर्स की एक श्रृंखला हम लोगों ने लगभग 7-8 महीने पहले शुरू करी थी और आज उसका आखिरी वीडियो होगा, यानी कि वो कंप्लीट रीजनिंग कोर्स का आखिरी, क्योंकि उसके 3 चैप्टर बचे हुए थे और उन तीनों चैप्टरों को आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोगों के यहाँ जैसे पेपर भी लगे हुए हैं, वो चाहे रेलवे, अब आप देखिएगा रेलवे ग्रुप डी पर तो संशय लगातार बरकरार ही, कोर्ट कुछ और कहता है, विभाग कुछ और कह रहा है कि हम 17 तारीख से एग्जाम लेंगे। लेकिन ठीक है, वो उसके अलावा अगर देखा जाए तो एसएससी जीडी और यूपीएसआई की तो वैकेंसी का मान लीजिए मामला चल ही रहा है लगातार, है ना। और उसके अलावा आने वाले समय में आप देखने को मिल जाएगा आपको इस साल के आखिरी तक जो यूपी पुलिस में पीएससी के पद पर जो कांस्टेबल की भर्ती आनी है उस पर भी आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जो पहले से तैयारी बना रहे थे उनमें से आखिरी ये 3 चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको भी ये बात पता होगी कि जो प्लेलिस्ट हमने बनाई थी रीजनिंग कंप्लीट कोर्स का, वो थोड़ा सा एक चीज़ इसमें ज़रूर मैं कहूँगा कि जब हमने, क्योंकि मेरा ये ऑनलाइन पढ़ाने का अनुभव पहली बार रहा है, ऑफलाइन में जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो लगभग 4-5 महीनों में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अच्छा, इसमें बीच में कुछ दिक्कतें ये आई कि क्लास जो है वो रेगुलर प्रोवाइड नहीं हो पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि अभी ये समाप्त आज मान के चलिए हो जाएगा, क्योंकि इनको जब हमने पढ़ाना आपको शुरू किया था तो 1 बाय 1 करके ये चैप्टर वाइज ये सब एक प्ले लिस्ट जो बनी है उसमें चैप्टर वाइज सारी चीज़ें आपको ये पढ़ाई गई हैं। पढ़ाने के बाद ये खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग पे आए थे, यानी कि जो चित्र वाले सवाल थे उनको मैंने आपको पढ़ाया। उसमें 6-7 चैप्टर थे। उसके बाद फिर बात आई कि लॉजिकल रीजनिंग, कथन, निष्कर्ष कथन, पूर्वधारणा कथन, तर्क कथन, कार्यवाही, और उसके बाद लास्ट में बचा कथन और कारण। तो इनको भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये वाले दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। इन दोनों चैप्टरों को मैंने पढ़ाया था और अब बारी है इन लास्ट के 3 चैप्टरों को पढ़ने की। और ये 3 चैप्टर पढ़ा देने के बाद आपकी रीजनिंग हो जाएगी कंप्लीट। रीजनिंग के बाद लगभग मैथ में भी मैं देख रहा था लगभग 55-60% आपको पढ़ा दिया गया है। जो मैथ का कंप्लीट कोर्स पढ़ाया है हमने यूट्यूब चैनल पे ही, उसमें भी 55 से 60% के आसपास आपका सिलेबस कवर कराया गया है। लेकिन उसमें 40% जो भी छूट रहा है, कोशिश ये रहेगी कि 15 से 20 दिनों में उसको भी पूरा का पूरा कंप्लीट करा करके, और उसके बाद फिर हम लोग जैसे कोई एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि जीएस के लिए आपको, ग्रुप डी के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको एक प्रकार से बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट में एक 10 मिनट शो, जिसके अंतर्गत आपको उस टॉपिक की जानकारी भी दी जाती है, जो थ्योरी होती है वो भी बताई जाती है, उसके साथ साथ उसका जो प्रीवियस ईयर सवाल आए होते हैं वो भी आपको करवा दिए जाते हैं उसी 10 से 15 मिनट में। तो रिविजन का काम करता है। फिर हम लोग क्या करेंगे आने वाले दिनों में, ये इसके बाद जब मैथ वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कोर्स कंप्लीट करा देंगे, इसके बाद फिर हम लोग जैसे मान लीजिए चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, और उनमें कोई भी ऐसा चैप्टर उठा लेंगे और प्रीवियस ईयर, चाहे जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है उस तब, या अगर यूपीएसआई का लगा, यूपीपी का लगा, जिसका भी लगेगा उसके पहले उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट कहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी आने वाले दिनों में 2-4 दिन भी आपको ये लाइव क्लास नहीं मिल पाएगी, रिकॉर्डेड ही रहेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उसका 2-4-6 दिन बाद जैसे रिदम बन जाएगा फिर से लाइव की टाइमिंग भी आपको बता दूंगा और उसी टाइम पे आपसे मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। आइए पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, ये जो सबसे पहला इसमें कथन और तर्क टॉपिक का नाम है, पहला है कथन और तर्क। इस कथन और तर्क में आपको आखिरकार क्या करना होगा। दरअसल जब भी हम कथन और तर्क को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे ये नहीं समझ में आता आखिरकार क्या तर्क क्या है, कथन क्या है। तो देखिएगा, तर्क का मतलब होता है एक प्रकार की सलाह। और जैसे शुरू के जो मैंने 2 सवाल इसमें लिख रखे हैं वो दरअसल किसी पेपर में नहीं आए हुए थे, लेकिन वर्तमान ज्वलंत मुद्दों पर मैंने सवाल बना दिया और बनाने के बाद मैंने इसको लिख दिया। और चूंकि आप शुरू के 2 सवालों से आप ये समझ पाएं कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। जैसे मैंने अगर सवाल इसमें लिखा है, सबसे पहले इसमें एक कथन लिखा मैंने। कथन ये बनाया कि क्या एसएससी में हो रही लगातार गड़बड़ियों के कारण इसे नहीं, इस विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त करने का मतलब विभाग को समाप्त कर देना चाहिए, एसएससी नाम का कोई विभाग रहेगा ही नहीं, तो समाप्त कर देना चाहिए। अब जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक आम इंसान नहीं है, बल्कि आप इस तरीके से नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एसएससी में भी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुआ है ना। तो आखिरकार अगर इसमें लगातार गड़बड़ियां आ रही हैं सामने, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। आपसे कहा गया कि क्या इसको समाप्त कर देना चाहिए, तो आपका जवाब होगा या तो हाँ सर इसको समाप्त करा दिया जाना चाहिए, दूसरा ये होगा कि नहीं इसको समाप्त मत किया जाए। तो अब इसके पीछे 2 कारण आप बताएंगे। पहला कारण ये बताएंगे, जैसे आपसे ये कहा, अगर आपने कहा कि हाँ इसको समाप्त कर देना चाहिए, तो आखिरकार इसको समाप्त करने देने से आप क्या फायदा होगा। अगर ये कहा जाए कि इसके बाद धांधली बंद हो जाएगी, धांधली बंद होने का मतलब अगर इस विभाग को समाप्त कर दिया जाए तो जो अन्य दूसरा विभाग बनेगा या दूसरा विभाग जो परीक्षा कराएगा, क्या जरूरी है कि उसमें धांधली ना हो।
या गड़बड़ियां ना हो। दरअसल धांधली वाली तो बात कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ गड़बड़ियां जरूर पाई जा रही हैं कि पता चले किसी का 500 किलोमीटर दूर सेंटर भेजा जा रहा है, या पता चले कि सुबह वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए होते हैं उसी के लगभग 20-30% तक सवाल अगली वाली शिफ्ट में मिल जा रहे हैं। तो ये दिक्कत की बात है ना। यानी कि तो इस तरीके की अगर कहा जाए कि धांधली बंद हो जाएगी तो ये गलत बात है कि धांधली बंद होगी या नहीं होगी या समाप्त होगी, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे कहा जा रहा है कि नहीं का मतलब ये है कि ये जो इसमें आपसे सलाह मांगी गई है, क्या एसएससी में हो रही लगातार गड़बड़ियों के कारण इस विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। तो इसमें कहा गया है, आपने कहा नहीं, तर्क दिया आपने इसके पीछे, क्यों नहीं? आपने कहा विभाग में हो रही गड़बड़ियों के नियंत्रण के उपाय करने चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें जो गड़बड़ियां हो रही उसके नियंत्रण के उपाय करने चाहिए कि आखिरकार इस पर कोई ना कोई ऐसे उपाय बनाए जाएं जिससे कि इसमें जो गड़बड़ियां हो रही वो सुधर जाएं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि दूसरा वाला दरअसल प्रायोगिक तौर पे भी सही होना चाहिए, इतना सख्त निर्णय नहीं होना चाहिए कि पता चले कि जैसे अगर हमारे हाथ में अगर पता चले कहीं पे कोई घाव हो गया है तो ये ना कह दिया जाए कि इस घाव को ठीक करने के बजाय कह दिया जाए पूरा हाथ काट दिया जाए। जैसे इस कहानी का मतलब है कि इसमें अगर धांधली हो रही तो इसको बंद कर दिया जाए। तो बंद करने का मतलब विभाग में हो रही समस्याओं को समाप्त किया जाए, ना कि विभाग को समाप्त कर दिया जाए, है ना। तो इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ये कह देंगे कि भाई केवल तर्क जो है दूसरा वो ठोस है। अगले वाले पे अगर आए, अगला वाला भी मैंने प्रायोगिक तौर पे ही लिया है जो आजकल ये चल रहा है। इसमें यह लिखा है कि क्या सरकारी विद्यालयों को मर्ज कर देना चाहिए। सरकारी विद्यालय का मतलब मेरा ये है कि आप जो देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय जिनको मर्ज करने की उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया चल रही है, कभी चलती है कभी नहीं चलती, कभी आदेश आता है कि हाँ मर्ज होंगे, फिर होगा कि जहाँ 50 से अधिक बच्चे हैं वहाँ पे मर्ज नहीं किया जाएगा। वो तमाम तरीके के आदेश समय समय पर पारित हो रहे हैं। तो अब आप जाहिर सी बात है कि आपका भी इसमें कुछ ना कुछ विचार होगा कि हाँ मर्ज कर देना चाहिए, कुछ लोगों का होगा नहीं मर्ज नहीं करना चाहिए। तो जैसे अब जो सरकार मतलब जैसे बीजेपी की सरकार यूपी में, तो अब बीजेपी के जो लोग होंगे उनको लग रहा होगा हाँ ठीक है मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने कहा है, हम सरकार के मतलब समर्थन में हैं तो हम कह देंगे। लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो ये कह देंगे कि नहीं भाई इसको मर्ज नहीं करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि बाकी लोग उसके कारण अलग देंगे, मर्ज करने का कारण अलग देंगे। तो अब जैसे इसमें कहा गया है, आपसे कहा गया है कि तर्क में कहा गया है, पहला वाला तर्क है कि हाँ इसलिए मर्ज कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए, क्योंकि मर्ज करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो भी कोई काम, अच्छा तो बता दीजिए क्लास पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ तो अब इसमें जैसे अगर ये चीज कहा जाएगा कि जैसे आपसे मर्ज करने का मतलब ये कहा जाएगा कि जैसे कई मतलब एक क्षेत्र में कई विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में जैसे कोई भी कारण हो सकता है कि वहां पर मतलब मान लीजिए बच्चे कम आ रहे हैं या शिक्षक भी कम हैं, तो ये होगा कि सब 2-4 स्कूलों को मिला करके अगर 4 स्कूल हैं तो उनको 3 कर दिया जाए या 2 कर दिया जाए, तो उसका जो मसला है वो चल रहा है। तो अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि कथन में कि क्या सरकारी विद्यालयों को मर्ज कर देना चाहिए, तो आप कहोगे आप कहोगे या तो हाँ या तो ना। अगर आप हाँ कहते हो तो उसके पीछे का कारण बताओ। उसके पीछे का कारण आप ये कह रहे हैं क्योंकि लगातार बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है। बच्चों की संख्या में गिरावट आने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे स्कूल में एक ये नियम है कि 30 बच्चों पर एक टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। अगर 30 बच्चे हैं, जो मानक है, मानक ये कहता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 60 बच्चों पे 2, नहीं, वो फिर जाकर के 45 या 50 पे ही 2 की मांग हो जाती है, क्योंकि वो 60 बच्चे फिर पता चले कि 90 पे 3 नहीं है बल्कि 70 पे ही शायद 3 है उसमें फिर, है ना। तो वो एक मानक बनाया जाता है, उस मानक के आधार पर अब इसमें कहा जा रहा है क्योंकि लगातार बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही, बच्चों की संख्या में अगर गिरावट आ रही तो क्या स्कूल को मर्ज कर देना चाहिए? ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है तो इस बात पे चर्चा की जाए, इस बात की समस्या का समाधान किया जाए कि बच्चे आखिरकार आ क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में हम लोग तो नंबर 1 चल ही रहे हैं, है ना, भारत नंबर 1 चल ही रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो हम इस बात को ना करके कि स्कूल मर्ज कर दिया जाए, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है तो गिरावट क्यों आ रही है, उसका कारण उसका पता किया जाए, उसका निवारण किया जाए कि भाई बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्या स्कूल में शिक्षक का व्यवहार ठीक नहीं है, शिक्षक सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, या उनको खाने पीने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो जो भी समस्या है उस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो कहा जाए कि हाँ क्योंकि लगातार बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है तो ये बात गलत हो जाएगी कि इसलिए कहा जाए कि बच्चों को मतलब अगर सरकारी विद्यालयों को इसलिए मर्ज कर देना चाहिए कि बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही, तो गलत बात होगी।
अगला अगर देखा जाए, नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, इसको मर्ज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनकी भी पढ़ाई बंद हो जाएगी। दरअसल उनकी भी पढ़ाई बंद होने का मतलब यह है कि अगर विद्यालय मर्ज किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें से कुछ बच्चों की पढ़ाई तो छूटेगी ही। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरे विद्यालय लोग ना जा पाए, दूर हो, है ना। तो इसलिए अगर देखा जाए तो उनमें से, दरअसल यहाँ उनकी भी पढ़ाई नहीं होना चाहिए, इनमें से ऐसा होना चाहिए उनमें से भी कुछ की पढ़ाई बंद हो जाएगी, कुछ की पढ़ाई बंद हो जाएगी। वो इसलिए बंद हो जाएगी, ये बात सही है, क्योंकि अगर आप इसको बंद कर देंगे तो कहा जा रहा है कि नहीं, आप इसको बंद मत करिए। क्यों बंद मत करिए? क्योंकि जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनकी भी पढ़ाई कहीं ना कहीं, कुछ बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी या रुक जाएगी। तो बात ये सही लग रही है। उसका कारण ये है कि अगर आप मर्ज कर दें विद्यालयों को तो पता चले कि इंसान एक जगह से अगर दूर, उसका स्कूल दूर है तो आने जाने में दिक्कत होगी, तो इंसान नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं दूसरा वाला सही नजर आता है। तो यहाँ पर एक कथन लिखा होगा फर्स्ट, ये लिखा होगा सेकंड, तो आप इस सेकंड वाले को सही कर देंगे, पहले वाले को गलत कर देंगे। अगला, अब यहाँ पर से जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सब के सब आपके पेपर में सवाल जो पूछे गए हैं वही लिखी गई हैं। अब अपने मन से मैंने कोई सवाल नहीं बनाया है, आपको थोड़ा बहुत अटपटा भी लग रहा होगा मैंने जो इसके पहले पढ़ाया, लेकिन आपको समझाने के लिए कि कोई भी बात आपसे पूछी जाएगी उसके पीछे का आपसे तर्क पूछा जाएगा कि कारण आप बता दीजिए कि क्या कारण है जो आप ये कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए या ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं, जस्ट मिनट में जरा ये देख लो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, सही चल रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिएगा, अगर बात करें, अब अगला ये कह रहा है आपसे, कथन ये है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? आपसे पूछा जा रहा है क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग वो है कि जैसे आप ये देखेंगे कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है इसका तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगर लगातार तापमान बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं हर जगह हर साल टेम्परेचर कुछ ना कुछ, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी जगह सुनने को मिलता है कि इस जगह पे ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने, यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग, जब गर्मी, अगर पृथ्वी पे गर्मी बढ़ेगी तो उनसे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो उनमें आपको पता है कि जो पहाड़ और पर्वतों पर जो बर्फ है वहां पर भाई केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल गांव या शहर में ही गर्मी बढ़ेगी, पर्वत और पहाड़ों का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। वहां की जो बर्फ है वो पिघलेंगी तो समुद्र का जल स्तर जो है वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो जो भूभाग है वो कम होंगे। तो इसलिए अब इसमें क्या क्या बताया है कि इसमें कहा क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है, तो इसमें तर्क दिया है कि हाँ यह असली खतरा है। जैसे आपसे कहा जाए कि क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है तो आप कहोगे हाँ है, तो उसके पीछे का कहा जाएगा क्यों, तो आप कहेंगे यह एक खतरा है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री तल में वृद्धि, समुद्री तल का मतलब पानी, समुद्र के पानी में वृद्धि, वो पानी में वृद्धि कैसे होगी, जब पहाड़ और पर्वत पे जो बर्फ है वो पिघलेंगी तो जाहिर सी बात है वो नदी के सहारे कहाँ जाएंगी, समुद्र में, और जब समुद्र में जाएंगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो भूभाग जो है वो कम हो जाएगा। तो समुद्र तल में वृद्धि और अत्यधिक गर्मी अत्यधिक, तो ये तो सबको समझ में आती है बात, ये तो हम लोग महसूस ही करते हैं। अगला है कि जंगली आग के खतरे, जंगली आग के खतरे कैसे होंगे, गर्मी ज्यादा होगी तो जंगल में अगर आग लगेगी तो वो कहीं ना कहीं और भयानक और विकराल रूप ले लेगी। तो जंगली आग के खतरे, सूखे और अन्य आपूर्ति के मुद्दे, सूखे का मतलब यह है कि बहुत जगह आप देखें जहां सूखा पड़ जाता है, अन्य आपूर्तियों के मुद्दे का मतलब यह है कि जब सूखा हो जाएगा तो वहां पे खाने पीने की आपूर्ति नहीं हो पाएगी ना, उत्पादन नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो आएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बात सही लगती है कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग एक असली खतरा है, ये बात सही लग रही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, पूछा गया आपसे क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है तो आपने कहा नहीं, उसका कारण दिया कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक गलत धारणा है। तो ये बात गलत है, गलत धारणा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से पूर्णतः ये आधारित है, सत्य आधारित बात है ना। तो इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ए। अगला लिखा हुआ है क्या भारत में सब वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार का सरकारी कर होना चाहिए, सरकारी कर होना चाहिए। आप देखते हैं कि भारत में अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स आपसे लिया जाता है, जैसे किसी पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी जीएसटी लिया जाता है 28%। तो इनका कहना यह है कि आपसे मान लीजिए कि आप कोई एक समिति है और उस समिति को निर्णय देना है और आप उस समिति के अध्यक्ष नहीं है लेकिन आप उस समिति के सदस्य हैं। तो जब अगर उस समिति के आप सदस्य हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या भारत में सब वस्तुएं यानी जितनी भी वस्तुएं हैं और सभी जो सेवाएं हैं उन पर एक ही प्रकार का टैक्स होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सब, क्योंकि अलग अलग है हर चीजों पे, आप देखेंगे ना
क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जैसे आप ये देखेंगे कि हम लोग जो खाने पीने की वस्तुएं होती है उस पर टैक्स अलग होता है ना उसका, क्योंकि वो जो स्लैब है उस स्लैब के अंतर्गत कौन किस वाले टैक्स के अंतर्गत आता है। तो या जो आप ये देखेंगे जो महंगी या लग्जेरियस चीज़ें होती हैं उन पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। महंगी का मतलब जो लग्जरी लाइफ जो लोग जीते हैं आप देखते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगता है ना। तो इन चीज़ों पे अब आप ये देखोगे कि जैसे कहा जा रहा है कि एक ही प्रकार का सरकारी कर होना चाहिए, यानी एक ही प्रकार एक ही मतलब टैक्स निर्धारित कर देना चाहिए कि इतना ही सब पे लगेगा। तब इससे क्या होगा, अगर आप कहते हो हाँ तो इससे कर वसूली प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो बात तो ये सही है कि कर वसूली प्रक्रिया सरल हो जाएगी, क्योंकि सरकार को भी और इंसानों को भी अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन के लिए अलग अलग बिक्री चीज़ों को बेचने के लिए अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक ही टैक्स रहेगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो वसूली प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। सरकार को भी बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किसी वस्तु पर उसको टैक्स लेना है तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें हमने कितना टैक्स लगाया है ना। तो सब पे एक ही रहेगा तो ये ठीक है। और करदाता को भी लाभ होगा। करदाता को लाभ होने का मतलब यह है कि जो टैक्स जो लोग देते हैं उनको लाभ होगा, लेकिन उनको लाभ किस तरीके से होगा। जैसे कोई आदमी टैक्स दे रहा है तो अगर जैसे मान लीजिए कि करदाता को लाभ होना, दरअसल ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस आधार पे ये चीज की वसूली प्रक्रिया सरल हो जाएगी। ये बात तो 100% सही लग रही है, लेकिन करदाता को लाभ होगा लगभग बात ये भी सही है कि करदाता को लाभ इसलिए होगा क्योंकि जब भी इंसान टैक्स देता है तो जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादा टैक्स देते। अच्छा, उसका कारण है कमाते भी ज्यादा हैं, वो कमाएंगे तो जाहिर सी बात है टैक्स देंगे। तो वो लोग जो करदाता जो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, अगर कोई बीच का एक हिस्सा ला करके रख दिया जाए कि इतना टैक्स सभी वस्तुओं पे सभी लोगों को देना है, तो जो ज्यादा दे रहे थे उनको कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो इस बेस पर हम क्या करेंगे, इस वाले को सही कर देंगे। ठीक है, पहला वाला तर्क सही होता है। वहीं दूसरा लिखा होता है कि नहीं, किसी और देश ने ऐसी सरलीकृत कर उगाही प्रणाली नहीं अपनाई है। देखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी और देश से या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य राज्य से अगर तुलना करी जाए तो ये चीज हमेशा गलत होती है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि हम लोग हमेशा इस बात की तुलना करते हैं कि चाइना जो है हमसे आगे चल रहा है और उसका मतलब चाहे जीडीपी हो या इसके अलावा वहाँ पर प्रोडक्शन हो, वो सारी चीज़ें वो मतलब हमसे आगे है इन चीज़ों में। तो अगर लेकिन देखा जाए तो शायद आप जिस मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज आप कर रहे होंगे, जहाँ से आप वीडियो देख रहे होंगे, या जिस मोबाइल से आप देख रहे होंगे, वो भी शायद हो सकता है कि भारत देश में निर्मित ना हुआ हो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी भारत में ना हुई हो। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया ऐसा है कि वहाँ ऐसा करो, मतलब जैसे चाइना को बाइकआउट करना है, भाई दीपावली आती है तो हम लोग झालर वालर नहीं लेते हैं, होता है ठीक है यार, अच्छा, तो इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन अगर भारत में ही कोई चीज़ प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं और उसकी कीमत मैं 15,000 किसी मोबाइल का रख रहा हूँ और कोई दूसरी कंपनी है जो दूसरे देश की है वो अगर हमको 12,000 में ही दे रही, तो लोग तो 12,000 वाला लेंगे ना। और देश प्रेम हमारे यहाँ केवल तभी जगता है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, या अगर भारत और पाकिस्तान या अन्य देशों से युद्ध होता है तो देश प्रेम तभी हम लोगों का जगता है। बाकी चीज़ों में केवल अपना फायदा दुनिया देखती है। हाँ, चलो आओ आगे पढ़ते हैं। देखो, तो ये कहा जाए कि किसी और से ने ऐसी सरलीकृत कर उगाही प्रणाली नहीं अपनाई है, तो इससे दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है कि ठीक है दूसरे देश ने नहीं अपनाई है तो ठीक है, वो बात अलग है। तो इसलिए दूसरा वाला गलत कर देंगे, पहला वाला आप सही कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि सर इससे कर वसूली प्रक्रिया सरल हो जाएगी और करदाता को भी लाभ होगा, बात सही है। दूसरा है कि नहीं, किसी और देश ने ऐसी सरलीकृत कर उगाही प्रणाली अब नहीं अपनाई है, मतलब सरल इतना आसान तरीका किसी ने नहीं अपनाया है तो हम इसको ना अपनाएं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि अन्य दोस्तों ने नहीं अपनाया है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है हम अपना ही लें। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए। मुफ्त करने का मतलब स्कूली शिक्षा जो है वो फ्री कर देनी चाहिए पूरी तरीके से। तो एक आपसे पूछा जा रहा था, आप कहते हैं कि हाँ सर इसको फ्री कर देना चाहिए। उसका कारण ये आपने बताया कि यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। तो जहां पर भी एक मात्रा आ जाए या केवल आ जाए वो सब सारी चीजें गलत हो जाती हैं, वो सेंटेंस गलत हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि मानता हूं कि साक्षरता स्तर बढ़ाने के लिए यह जो है एक तरीका हो सकता है, लेकिन एकमात्र यही तरीका है, ये गलत है। भारत मानता हूं कि भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर दी जाए अगर, तो साक्षरता स्तर तो बढ़ेगा, लेकिन यही एकमात्र ऐसा तरीका है तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला आप गलत कर देंगे। अगला वाला लिखा है कि नहीं, यह राजकोष पर बोझ बढ़ाएगा जो पहले से ही भारी है, जो पहले से ही भारी है। तो देखिएगा, अगर राजकोष पे बोझ बढ़ाने का मतलब आप समझते हैं, सरकार के पास जो पैसा होता है उसी को राजकोष कहा जाता है, और राजकोष पे बोझ बढ़ाएगा, कह रहा है बोझ बढ़ाएगा। और अगर ये कह रहा कि राजकोष पे बोझ बढ़ाएगा जो पहले से ही भारी है,
तो देखो जिस तरीके से अपने माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं, मतलब सेवा करने का मतलब पालन पोषण करते हैं जिसको कहा जाता है, तो उनके बच्चे उनको कभी भी बोझ नहीं लगते हैं। वो एक कहावत है ना कि 4 बच्चों ने, मतलब एक माँ बाप 4 बच्चों को तो पाल सकते हैं, लेकिन 4 बच्चों से माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। पालने का मतलब सेवा नहीं हो पाती उनसे, पालने का मतलब गलत अर्थ में आप मत निकालिएगा इसको, क्योंकि हम सभी के लिए मतलब बाकायदा वो केवल अपने ही माँ बाप नहीं, बाकी के भी जिनके भी माँ बाप हैं या जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उनका मतलब दिल से सम्मान करता हूँ, और वो आपको भी करना ही चाहिए, वो करते ही हैं, उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ भी हो, इतने संस्कार तो हमें हमारे आपके अंदर होने ही चाहिए जो हमें करना चाहिए, है ना। क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में जहाँ हर जगह तर्क लगाया जाता है कि कोई भी काम करने से पहले हम ये सोचते हैं कि आखिरकार इनसे हमारा क्या फ़ायदा होगा, इस काम करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो लोगों को माँ बाप और बूढ़ बुजुर्गों की सेवा करने में कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोग इन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कुदरत का करिश्मा जब किसी का आशीर्वाद रंग लाता है तो दुनिया में वो चीज़ें भी हो जाती हैं जब इंसान जहाँ तक नहीं सोचा होता है। जो बनना चाहता है उससे आगे भी वो बन जाता है। और अगर होता है कि मतलब आशीर्वाद हुआ लोगों का तब, और अगर वही कहते हैं ना कि लोगों की बद्दुआएं भी लगी तो जहाँ वो होता है वहाँ से भी वो नीचे चला आता है। तो वही चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम लोगों को करनी है, और 1 बाय 1 करके जब भी मौका मिलता है मैं करता हूँ। और आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूँगा यार, ये करने की कोई बात उम्र थोड़ी नहीं। आप ये सोचो कि कुछ लोग, हम लोग अधिकतर चीज़ों में ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हो जाएं तो सेवा करूं। अब वो पैसे हों, वो तो आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो 19, 20, 22, 25 साल के, अब आप भी हो गए होंगे, और अगर पैसे से ही सारी खुशियां होती यार तो कभी कभी सोचता तो मैं भी ये हूँ, क्योंकि मैं नौकरी भी करके देख रहा हूँ, ये चीज़ें भी देख रहा हूँ, दुनिया भी देख रहा हूँ, पढ़ा के भी देख रहा हूँ, है ना। तो चीज़ों को ये चीज़ महसूस किया मैंने कि चीज़ें कितनी भी बेहतर हों या ना हो, लेकिन पैसों से ही सब सारी खुशियां नहीं आती। ये बात जरूर मानता हूँ कि पैसा आपके पास ना होने से हो सकता है कि कोई इंसान आपको उतनी इज्जत ना दे, ये मानता हूँ मैं, क्योंकि इज्जत हमेशा किसी व्यक्ति की नहीं होती है, इज्जत हमेशा उसके मतलब पावर की होती है ना। स्थित और परिस्थितियों की इज्जत होती है। स्थित परिस्थितियां सुधरेंगी, लेकिन हम स्थित परिस्थितियां जब तक ना सुधरे कि हम खुश ना रहें, रहना चाहिए ना। और बहरहाल ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी कभी मैं भी मतलब चीज़ों को टेंशन में लेके बैठ जाता हूँ, लेकिन होना चाहिए ऐसा ही, है ना। आगे कहा जा रहा है कि राजकोष पर बोझ बढ़ाएगा। बोझ बढ़ाने का मतलब ये है कि सरकार का ये पैसा ऐसे ही कम रहता है, और भी बोझ बढ़ाएगा तो और खर्च होगा। तो ये सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि राजकोष पर जो भी पैसा है उसको सही जगह निवेश करे, सही जगह पैसा लगाए, जिससे जनता का कल्याण हो। तो ये कह रहा है कि इसका बोझ बढ़ाएगा, और जो पहले से ही भारी है तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका पहला वाला भी गलत हो जाएगा, दूसरा वाला गलत होगा। आप इसका आंसर नंबर ई टिक करेंगे यदि तर्क और पर नहीं, दोनों ठोस है ये तो लिखा है। यदि ना तो तर्क फर्स्ट, यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट, और ना ही तर्क सेकंड ठोस है, तो ये वाला आप डी वाला ऑप्शन आप सही करेंगे। ये वाला नहीं करेंगे, यदि या तो फर्स्ट या तो ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन करिएगा। अगला, क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए? यात्री रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति, आप देखते हैं कि यात्री की जो रेलगाड़ियां चलती हैं भारत में अपने यहाँ, वो सब की सब आप देखते हैं कि जो भारत सरकार है यानी रेल मंत्रालय है वही चलाता है। कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है, टाटा की या जियो की, रिलायंस की, है ना, इन सब की कोई ऐसा कोई कंपनी तो है नहीं जो चलाती हो। अब आप ये देखते होंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री गाड़ी चलाने की अनुमति देनी चाहिए? तो आपको लग रहा है कि हाँ सर अनुमति दे देनी चाहिए, लेकिन आप किस बेस पे कह रहे हो अनुमति देने के लिए? पहला यह है कि हाँ, यह भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा और उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। तो देखो, गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, ये बात तो सही है, क्योंकि प्राइवेट चीजें जो भी होती हैं उनमें गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है। गुणवत्ता बेहतर होने का मतलब ये है कि हमारे देश में केवल लोग ये है कि पढ़ना तो प्राइवेट स्कूल में चाहते हैं, पढ़ाना लेकिन सरकारी स्कूल में चाहते हैं। लोग नौकरी तो सरकारी चाहते हैं, काम लेकिन प्राइवेट चाहते हैं, क्योंकि आपको उनको पता है कि सरकारी नौकरी में एक फिक्स सैलरी हो जाएगी, काम कम करना पड़ेगा। तो इसलिए लोग प्राइवेट कंपनी मतलब काम नहीं करना चाहते, सरकारी करना चाहते हैं, ठीक। तो इसलिए अगर, और ये चीज़ हमेशा रहा है कि जब भी प्राइवेट कंपनियां जहां जहां जिस जिस सेक्टर में आई हैं, एक दूसरे का, जैसे जियो और रिलायंस हो गया, अब आपको पता है कि अगर दोनों जियो और एयरटेल हो गया, आपको पता है कि अगर दोनों ही कंपनियां चल रही हैं ठीक ठाक, अगर टक्कर हमें लगता है कि जियो को अगर किसी ने टक्कर दिया है तो ठीक ठाक तरीके से एयरटेल ने ही टक्कर दिया है।
बाकी अब ठीक है, आपके विचार में कोई और भी कंपनी हो सकती है, लेकिन अगर टक्कर दिए हैं तो दोनों ने सर्विस अपनी अच्छी बना के रखी है। यहाँ सर्विस अच्छी नहीं देंगे तो लोग चले जाएंगे यहाँ से, हमारी कंपनी छोड़ के दूसरे में पोर्ट करवा लेंगे सिम जा करके। तो वही सेम सिस्टम है कि जब भी अगर रेलवे विभाग की बात आएगी कि एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेन चलाना है, तो प्राइवेट कंपनियां जब आएंगी, और प्राइवेट कंपनियों की एक खास बात यह होती है कि वो जिन नियम कानून में जो चीज़ें लिखती हैं उसको फॉलो भी करा देती हैं। वो कम पैसे में देकर के लोगों से ज़्यादा काम लेते हैं प्राइवेट वाले। सरकारी का सिस्टम बल्कि ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे काम तो लिखा पढ़ी में बहुत कुछ होता है, लेकिन करते लोग अपने हिसाब से ही हैं उसको। आओ देखते हैं। तो ये बात सही है कि यह भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। भाई जाहिर सी बात है, प्राइवेट कंपनी आएंगी, बेहतर बनेगा, है ना। और उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से, अगर जैसे मान लीजिए ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह तक चलानी है, तो स्पर्धा तो होगी ही दूसरे की। आखिरकार आप देख लीजिए, जैसे अभी ईडी कुटी वाला और इसके अलावा जो आपके यहाँ टीसीएस पेपर कराती है ना, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, तो इनमें अब एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा है। तो अब देखिए टीसीएस के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं कि टीसीएस बेहतर पेपर कराती है, तो क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग समर्थन करेंगे ही, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं और इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरा है, नहीं, निजी कंपनियां गैर मुनाफे वाले क्षेत्र में प्रचालन के लिए राजी नहीं हो सकती हैं। गैर मुनाफे वाले क्षेत्र में प्रचालन के राजी नहीं होने का क्या मतलब है कि जैसे आप देखते होंगे कि जहां पर भी जो शहर हैं, लोग ज़्यादा हैं, यूजर उसके ज़्यादा हैं, जियो के, एयरटेल के, तो वहां पर लोग टावर कंपनियां ज़्यादा टावर लगाती हैं। लेकिन जहां पे लोग नहीं है, वीरान है, वहां पे थोड़ा कम ही नेटवर्क रहता है, तब भी काम चलता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं रह गया है। अब आप ये समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए कोई रेलवे है, तो अगर वो एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह तक अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछानी है, तो बीच में हो सकता है कि कोई गांव ना पड़े, काफ़ी दूर दूर तक पूरा एकदम वीरान रहे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि वो कह देगा कि नहीं, हम इस रास्ते से रेलवे लाइन लेकर के नहीं जाएंगे, या हम बीच में रेलवे स्टेशन नहीं बनवाएंगे। बनवाना पड़ेगा, चाहे उसमें कम लोग रहते हों, ज़्यादा लोग रहते हों, आने जाने के लिए ही तो वो साधन है। तो ये कहा जाए कि क्षेत्रों में प्रचालन के लिए, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जहां गैर मुनाफा, जहां यानी कि फायदा ना हो कंपनी को, कहेगा यार इस रास्ते से जाऊंगा, इधर इस ट्रेन पे चलाने में ज़्यादा यात्री नहीं मिलते हैं, इस वाले से हम रास्ता चलाएंगे ही नहीं, तो ये गलत बात हो जाएगी कि प्रचालन के लिए राजी नहीं होंगी। तो राजी तो होबे करेंगे, क्योंकि हर जगह फायदा ही थोड़ी ना देखा जाएगा, दूसरे जगह कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, क्या बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण महिलाओं को रात में अकेले यात्रा करने की सलाह दी जानी चाहिए? कि सलाह यात्रा नहीं करने की, वही तो मैं सोच रहा था, नहीं करने की सलाह दी जानी चाहिए। मतलब अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो क्या ये महिलाओं को ये सलाह देनी चाहिए कि भैया रात में आप लोग बाहर ना निकलें? तो अब इस पे आपका क्या तर्क है? आप कहते हो कि तर्क नहीं, इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं के नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। मतलब इनको रात में यात्रा करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जाओ, करो, यात्रा करो, घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं के नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सरकार को ऐसे नियंत्रण के उपाय करने चाहिए, सरकार करती भी है। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि हाँ, पुलिस विभाग के लिए भी ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। पुलिस विभाग के लिए ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। देखिएगा, दरअसल पुलिस एक ऐसी बला का नाम होता है, ये अगर इसको सही से आदेश मिल जाए और सही से काम करने के लिए दे दिया जाए, आप कहोगे क्या मना करता है क्या कोई? भैया जब आप कभी भी किसी विभाग में अगर आप रहे होंगे, या अगर आप प्राइवेट नौकरी भी करेंगे या कराएं, जब भी होगा, जिस भी पद पर रहेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों का दबाव रहता है। ऊपर वाले ऊपर से कहते हैं कि तुम ये काम नहीं करा पाते हो, ये है वो है ना, और नीचे वाले कहेंगे हमसे ज़्यादा काम लेता है ये। तो वो ही कहानी इसमें बन रही है कि पुलिस विभाग ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। तो देखिए, पुलिस के लिए सही बात तो यह है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, बस वो उसको करना किस हिसाब से है वो अलग बात है। और वैसे भी किसी विभाग के ऊपर आप उंगली इस तरीके से नहीं उठा सकते, क्योंकि पूरा सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी हो, पुलिस विभाग देखती है किसी भी राज्य का। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, पहली वाली सही हो जाएगी। तो आप इसको ए ऑप्शन सही कर देंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए? प्रतिबंधित का मतलब बंद, पूर्णतः बैन कर देना चाहिए मांसाहारी भोजन। तर्क आप कहते हैं कि हाँ, उसका कारण आप ये बताते हैं कि यह महंगा है और इसलिए हमारे देश के ज़्यादातर लोगों की पहुंच से परे है। देखिएगा, जब तक महंगा लोगों के लिए महंगा यह तब तक होता है जब तक उनके पास पैसा नहीं होता। जब आपके पास पैसा हो तो आपको जो चीज़
महंगी भी लगनी होती है ना, वो सस्ती लगने लगती है। तो ये कहा जाए कि ये चीज़ महंगी है तो महंगी उन लोगों के लिए नहीं जो लोग खाते पीते होंगे, उनके लिए तो पैसा होता ही ना, तभी तो खाते लोग। तो इसलिए कहा जाए कि यह देश के ज़्यादातर लोगों की पहुँच से परे है तो बात गलत है, ठीक है। और लोगों की पहुँच से परे होती तो लोग नॉन वेज खाते ही क्यों, है कि नहीं। आगे देखो, फिर अगला कह रहा है कि नहीं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। दरअसल इसमें एक शब्द आ गया है कि कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। कुछ भी का मतलब यह है कि सब अपने हिसाब से लोग करेंगे, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मेरा मन कर रहा है मैं कट्टा बना रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है बम बना रहा हूँ, बारूद बना रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है अफीम की खेती कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है जिसको मन में आए उसको छेड़ दे रहा हूँ। ऐसा करें काम चलेगा ना, ऐसा काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रतिबंध जरूरी है। और इसमें कहा है कि कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यह वाला भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आप इसका आंसर देंगे कि ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही सेकंड ठोस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या भारत में फांसी के स्थान पर पूरे जीवन कठोर कारावास की सजा के रूप में बदल देना चाहिए? कठोर कारावास होना चाहिए। तो कठोर कारावास का मतलब यह है कि इंसान को फांसी ना दे करके उसको लाइफ टाइम जेल में ही रखो, और उससे कठोर कारावास का मतलब ये होता है कि उससे ज़्यादा काम भी लिया जाता है, और थोड़ा बहुत ये होता है कि बाकी कैदियों से ज़्यादा, अगर जज साहब ने बोल दिया इसको कठोर कारावास होगा, उससे ज़्यादा काम लिया जाएगा। बस यही सब सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो इसमें कह रहे हैं कि आपने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लोगों को फांसी क्यों देना, उनको कारावास दे दिया जाए। तो आपने कहा, आपसे पूछा, आपने कहा हाँ ठीक है। तो आपसे पूछा गया कारण, तो आपने कहा बहुत से विकसित देशों ने इसे लागू किया है। मैंने कहा कि कभी भी किसी दूसरे देश से अगर तुलना की जाती है तो वो निष्कर्ष गलत होता है। दूसरे देशों ने कर रखा है, ठीक है। दूसरे देशों में तो ऐसा भी है कि अगर आप चोरी करते हैं तो आपका हाथ काट दिया जाता है। भारत में है नहीं है, तो वो है भी तो सरेआम थोड़ी कर किया जा सकता है। जज आदेश देंगे जज साहब कि भैया ठीक है इनको ऐसा करो तो किया जाएगा। वो भी हाथ काटने का थोड़ी ना होता हो, तो बताएंगे ना कारावास देंगे, तो इसलिए गलत है। दूसरा है कि नहीं, फांसी की सजा रहनी चाहिए जिन्होंने जघन्य अपराध किया है। बात बिल्कुल सही है। जो नहीं, इसको मतलब यह है कि फांसी को कठोर कारावास में नहीं बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि फांसी की सजा रहनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उनके लिए, जो लोग जघन्य अपराध किए होते हैं उनके लिए जरूरी भी है ना। तो फांसी दो, खत्म करो, ठीक है। दूसरा वाला सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, क्या सरकार को नए उद्योगों के लिए अनुमति देनी चाहिए? अनुमति देने का मतलब आप जिस भी शहर में हैं वहां पर अगर उद्योग लगाना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो क्या सरकार को अनुमति देना चाहिए? आपने कहा कि नहीं देना चाहिए। नए उद्योग पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। तो बात तो सही है कि नए उद्योग पर्यावरण प्रदूषित करते हैं, बात ये सही है। लेकिन क्या ये जो उद्योग चल रहे हैं, वर्तमान समय में जो उद्योग चल रहे हैं, क्या ये उद्योग पर्यावरण नहीं प्रदूषण फैला रहे हैं? लेकिन एक मानक है कि इतने तक अगर प्रदूषण फैलेगा तो कोई असर विशेष नहीं होगा हमारे ऊपर। तो अगर ये कह दिया जाए कि उद्योग के लिए अब अनुमति न दिया जाए क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित होता है इससे, तो पर्यावरण प्रदूषित तो हो, लेकिन कंपनियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उस मात्रा में हो कि जिससे कि पर्यावरण पर किसी के मानव जीवन पर प्रभाव न पड़े, या पर्यावरण पे इतना ज्यादा प्रभाव न पड़े कि मतलब लोगों को समस्याएं आनी शुरू हो जाएं। तो इसलिए गलत हो जाएगा। पर्यावरण पर प्रदूषण तो होता है, लेकिन इसलिए अनुमति न दिया जाए ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर अनुमति दी जाए तो बाकायदा उसमें लिखा पढ़ी में ये चीज रहती है कि भाई आपको जो है वो मतलब नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, आपको इससे ज़्यादा मतलब कार्बन उत्सर्जन नहीं करना है, इतना आपको मतलब इससे ज़्यादा इन नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ रहता है, वो काम करके अनुमति देनी चाहिए। दूसरा है, हाँ, नए उद्योग रोजगार में सुधार लाते हैं और आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि नए जो उद्योग होते हैं वो रोजगार में सुधार लाते हैं। रोजगार सुधार का मतलब आपके जिले में मान लीजिए कोई उद्योग लगे तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार में सुधार होगा और आर्थिक विकास में सहायक होंगे। जाहिर सी बात है कि वहां पे प्रोडक्शन होगा, पैसा आएगा बाहर से, तो आर्थिक सुधार आपके जिले का बढ़ेगा, राज्य का बढ़ेगा, देश का भी बढ़ेगा। तो दूसरी बात सही हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन हम सही कर देंगे, बाकी ये गलत हो जाएगा। अगला, क्या पूर्व में दंडनीय अपराधों के दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि क्या पूर्व में, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पूर्व में कोई व्यक्ति थे और उनको न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया और उनको दंड मिल गया, 2, 4, 6 साल जेल हो गई है ना, उसके बाद वो वापस आए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूर्व में जो व्यक्ति पहले दंडनीय अपराधों
के दोषी यानी कि जिनको दंड मिल चुका है न्यायालय से, दंडनीय दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये बताओ, इतने बड़े गुंडा हैं, विधायक हैं, हाँ, और इनको फालतू है, इनको तो चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए सरकार को। दरअसल सरकार तो चुनाव लड़ने के लिए रोक नहीं सकती, वो तो चुनाव आयोग रोकेगा, नियम लगाएगा। तो अब इससे आपसे पूछा गया है कि क्या चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग जेल वोल काट के आए हैं? तो आप कहोगे नहीं, ऐसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप कहेंगे क्यों? तो आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति जनता और देश के हितों की सेवा नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति जनता और देश के हितों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति जो जेल वोल काट के आए हैं जनता की सेवा नहीं करेंगे, तो बात तो गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेल में रहते हुए विधायकी का चुनाव जीत लेते हैं, सांसदी का जीत लेते हैं, तब भी जनता की सेवा कर रहे हैं। आप कहोगे कि सर जनता की सेवा कर क्या रहे हैं? भैया जनता ने उनको जिताया है। भाई जिताने का मतलब ये है कि लोगों ने वोट दिया है उनको, तभी तो वो जीते हैं। और आप जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग होंगे उन्होंने ही तो जिताया होगा। तो ये सब चीजें तो रहती ही हैं। तो अगर ये चीज कहा जाए कि वो जनता मतलब नहीं, ऐसे व्यक्ति जनता और देश के हितों की सेवा नहीं करते हैं, तो गलत बात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, कभी कभार आपसे आपके किसी दोस्त से या दुश्मन से या पड़ोसी से या रिश्तेदार से किसी के ऊपर खून खौल उठता है कोई बात को लेकर के, और आपको लगता है क्या बताएं, या किसी से लड़ाई हो जाती है, और कभी कभी अपने मन में रहता है यार कि क्या बताएं, हमारे पास अगर कट्टा पिस्टल बंदूक होता कुछ तो हम इसको निपाट ही देते आज। और मान लीजिए अच्छा, ये अच्छी बात तो ये होती है कि आपके पास होता नहीं हो चीज़ उस समय, नहीं तो क्या पता आप मार ही दें। मारने के बाद दिक्कत तो तब आती है कि जब मामला कोर्ट में जाता है, भले वो व्यक्ति दोषी था लेकिन इतना भी दोषी नहीं था कि आप उसको जान से मार दें, और जान से मार देने के बाद अब आपको हो गई सजा 2-4 साल की। बाद में निकल के आए, आपने कहा यार अब तो जो होना था हो ही गया, लेकिन अब मैं अपने देश की, राज्य की और गांव की अपने सेवा करूंगा। 2026 में प्रधान पद हेतु आपका अपना बेटा उम्मीदवार, हाँ, आपकी सेवा में हाजिर है, तो आप कहे प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा। हाँ, और पता चले कि आप लोगों ने कहा हाँ यार ये सुधर गया, आप सबसे गए प्रणाम आशीष कर रहे हैं कि चाचा प्रणाम, दादा प्रणाम, कहे यार हाँ बढ़िया तो है यार, ठीक है, वोट दे दिए लोग आपको, आपने अच्छा काम किया, लगातार आप बनते चले गए, तो आपकी सोच भी तो हो सकता है बदल जाए। तो ये कह देना कि वो जनता के, देश और की हितों की सेवा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। वहीं अगर आगे कहा जाए कि हाँ मतलब क्या पूर्व में दंडनीय अपराधों के दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो आपने कहा हाँ दे देनी चाहिए। कारण क्या है? यह लोकतंत्र है, इसलिए जनता को यह तय करने दें कि वह किसको मतदान करते हैं। तो ये बात सही है कि यह लोकतंत्र है अपना देश, और इसमें जनता को तय करने दिया जाए कि वो किसको वोट देगी, जनता किसको वोट देगी। हाँ, ये चीज ठीक लग रही है कि ठीक है आप चुनाव लड़ लीजिए, अगर आप वोट देती है जनता, आप जीतते हैं तो ठीक है आपका, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, पहला वाला आप गलत कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ग्लोबल, ये तो अगला सवाल वही वाला आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा चुका था बाबू ये, है ना, अगला फिर से आ गया। क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब देखो वेस्टर्न कल्चर अपने यहाँ भी इस समय खूब तूल पकड़ रहा है ना, ये पूरा, तो आओ देखते हैं क्या कहता है। हाँ, आपसे पूछा गया कि क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, है ना, तो आपने कहा कि हाँ प्रतिबंध लगना चाहिए। आपने पूछा क्यों? यह लोगों को परेशान करता है और कुरीति उत्पन्न करता है। क्या अगर कोई व्यक्ति पारदर्शी कपड़े पहन रहा है तो ये कुरीति उत्पन्न करता है या लोगों को परेशान करता है, ये जरूरी है क्या? क्योंकि कहते हैं ना कि किसी को मतलब कोई क्या नजर आ रहा है ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपना देखने का नजरिया चेंज कर लें तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए कि लोगों को यह परेशान करता है और कुरीति उत्पन्न करता है, तो ये कुरीति का तो एक बार मैं मानता हूं कि लोग सहमत कर देंगे कि हाँ यार ये इस तरीके के मतलब लोग कोई कपड़ा पहनेगा तो गांव में एक मतलब असभ्य माहौल बनेगा, है ना, तो ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन लोगों को परेशान करना ये थोड़ा सा गलत लगता है, तो इसको आप गलत करेंगे। दूसरा, नहीं कह रहा है कि क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो आपने कहा नहीं, उनकी पसंद के कपड़े पहनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दरअसल दोस्त बात यह है कि मौलिक अधिकार हमारे देश में जब भी संविधान संशोधन करके मतलब मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वो तो शुरू से ही था, है ना, मौलिक अधिकार, हाँ मौलिक अधिकार शुरू से ही तो था। तो देखो अब जब ये चीज जोड़ी गई होगी या हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जब ये चीज बनाई होगी, नियम कानून लिखा होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार दिया जाए, वो जो जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहने। लेकिन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि लोग पैसे पाने के लिए और थोड़ा सा प्रसिद्धि पाने के लिए मतलब किसी भी हद तक लोग नीचे गिर सकते हैं। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि
आप देखते होंगे पहले की फिल्में और अब की फिल्मों में कितना अंतर हो गया है। पहले की फिल्में थी, पहले के गाने थे तो हम घर परिवार के लोगों के साथ बैठकर देख सकते थे। आज करके गाने फिल्में घर परिवार के लोगों के साथ बैठ करके देखने लायक नहीं बची हैं। और मैं तो यही सोचता हूं कि क्या उस समय के कलाकार जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कितना अच्छा लोगों को हंसाते थे, कितना अच्छा गाना गाते थे, कितना अच्छा मतलब इमोशनली कितना, मुझे लगता है कि घर परिवार में बागवान जैसी अगर फिल्म लगी हो तो लोग रो देते थे। बागवान जैसी फिल्में अगर लगी हो लोग रो देते थे। कमरे में लोग बैठे हो, फिल्म चल रही हो, लोगों के आंख में आंसू आ जाता है। क्या आज वो चीज़ें क्या गायब हो गई हैं कि ऐसे चीज़ें नहीं बन सकती हैं? बन सकती हैं, लेकिन लोग अब चाहे ये कह लीजिए कि लोग इस चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं, या लोग मतलब इन चीज़ों को पसंद कम कर रहे हैं, या लोग पसंद कर रहे हैं तो लोग फिर वही हाल है, उसी तरीके से लोग अपनी वेशभूषा कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से अपना मतलब अपने आप का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अगर देखा जाए तो दरअसल ये एक अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए भैया तो ये मौलिक अधिकार है, इसलिए ये बात आपको सही करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी वाली सही हो जाएगी, पहली वाली गलत हो जाएगी। अगला सवाल है, क्या भारत में सभी उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए सभी शिक्षा मुफ्त की जानी चाहिए? सभी शिक्षा मुफ्त की जानी चाहिए। हाँ, ये बात सही है। भारतीय नारी के गौरव को वापस लाने का एकमात्र तरीका, एकमात्र शब्द या केवल जैसे शब्द जहां वो गलत हो जाएगा। मैं मानता हूं कि भारतीय नारियों के गौरव को वापस लाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये केवल यही एकमात्र तरीका है, ये बात गलत बता दी हो जाता है यहाँ से। ठीक है, गलत कर दीजिएगा। अगला है, नहीं, यह हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमजोर करेगा। यह हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमजोर करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर भारत में सभी उम्र के लड़के और लड़कियों की शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी तो हमारा इससे सामाजिक ढांचा कमजोर हो जाएगा। गलत बात है ना, सामाजिक ढांचा कमजोर नहीं होगा बल्कि मजबूत हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं भी कंधों से कंधा मिला करके जब चलेंगी तब देश और तरक्की पे आगे चलेगा, तब और भी आगे डेवलप होगा, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी भारत में चाहे सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, महिलाओं की संख्या मुझे एवरेज तो नहीं पता है, लेकिन अगर कहीं पर भी अगर 100 पुरुष काम कर रहे हैं तो शायद महिलाओं की संख्या वहाँ 5 या 10 हो सकती हो, है ना। तो अलग अलग सेक्टर में जैसे आप मेडिकल के लाइन में देखेंगे तो वहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं, है ना। तो वो चीज़ें रहता है। लेकिन अगर कहीं फैक्ट्रियों में देखेंगे जहाँ पुरुषों की आवश्यकता ज़्यादा है, या पुलिस विभाग में देखेंगे या शिक्षा विभाग में भी आप देख लीजिए, तो हमें लगता है कि मामला 50% भी नहीं होगा, पुरुषों की संख्या ज़्यादा ही होगी। ठीक है, एनीवे, तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमजोर करेगा, तो ये गलत बात है। तो इसमें जो हो जाएगा भैया, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यानी कि आप आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे। अगला सवाल, क्या बच्चों को न्यायिक रूप से जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल करें? माँ बाप के बुढ़ापे में देखभाल करने का मतलब न्यायिक रूप से, मतलब जज साहब कह दें तुम जाओ इनके अपने माँ बाप की सेवा करो न्यायिक रूप से। दरअसल दोस्त, इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो खोता हुआ जा रहा है, और उनमें वो केवल इंसान ही नहीं, इंसान में हम आप हैं तो हम उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोगों के पास चाहे राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे मैं आज गांव में बताऊं तो बहुत सारे लोगों के यहाँ 2 टाइम में से 1 टाइम खाना बनता था। और आज ये है कि मतलब गांव में सबका है कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता सबके यहाँ अच्छा खाना बनता है, जो भी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि चलो ठीक है मेरे घर में खाना नहीं था, आधा पेट खा के सोया हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आज उत्पादन बढ़ा है तो सबके यहाँ चलो कम से कम सब लोग खाना पीना खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी हमको, ये न्यायिक जिम्मेदारी दी जाए, कौन सी जिम्मेदारी? न्यायिक रूप से, कि ये हमारा न्याय कहता है, हमारा अदालत कहती है, हमारा संविधान कहता है, लेकिन इससे पहले हमारी वो मानवता कहती है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। क्या जब ये चीज़ें नहीं थी, जब ये न्यायिक चीज़ें नहीं थी, तो क्या लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते? तब और अच्छे से करते थे। अब ये आ गया है कि लोगों को थोड़ा सा जागरूकता हो गई कि माँ बाप का पैसा तो हमारे नाम आ ही जाएगा, क्या है क्या नहीं है, कितनी ज़मीन है उसका क्या, लेकिन सेवा के लिए लोग आगे नहीं आते हैं ना। वही कहानी है कि 4 बच्चों को एक माँ बाप अकेले पाल लेते हैं, लेकिन उन्हीं 4 बच्चों से माँ बाप कैसे पाले जाते हैं आप देखते होंगे। और दुनिया को भी देखिए दोस्त, क्योंकि किताबें तो आपको जो है सिखाएंगी, परीक्षा पास कराएंगी, लेकिन जीवन को अगर आपको पास करना है तो इस धरती पर हो रही सभी चीज़ों को एनालिसिस करना भी सीखिए, और जो आपको ठीक लगे, जो ठीक हो वो करने की भी कोशिश करिए। आइए देखते हैं, कहा जा रहा है कि हाँ, इस तरह के मसले केवल कानूनी रूप से हल, केवल शब्द आया नहीं कि गलत करो, केवल कानूनी रूप से हल किए जा सकते हैं, गलत है। अगला है,
केवल यही गरीबी माँ बाप को थोड़ी राहत दे सकता है। केवल इसमें भी शब्द आया है इसलिए गलत करो। और गरीब माँ बाप को थोड़ी राहत दे सकता है, गरीब माँ बाप को थोड़ी राहत देने का कोई वही नहीं है। वैसे भी अगर गरीब हैं तो इसका ये मतलब नहीं है, जैसे होता है कि कोई भी बेटा अगर जिसका संस्कार ठीक है, जिसकी सोच ठीक है, वो भले गरीब है, जो खाएगा वो माँ बाप को खिलाएगा, है ना। तो गरीब होने का ये मतलब थोड़ी नहीं कि किसी की सेवा और प्यार से बोलने में कमी कर दे इंसान, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इंसान हो सकता है गरीब हो लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत तो करता है ना, अपने माँ बाप की प्रेम से सेवा करता है, बोलता तो है दो बातें। क्योंकि मानता हूँ कि पैसे नहीं है तो अच्छे से बोलने में किसी को पैसे थोड़ी लगते हैं, है ना। ठीक है, आओ देखते हैं अगला। दूसरा वाला है, दोनों गलत हो जाएंगे इसमें, तो आप इसमें ऑप्शन टिक करेंगे डी वाला। अगला, क्या ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा चुका था। अगला वाला है आपका कथन और कार्यवाही। अब इस कथन और कार्यवाही को आप कैसे पढ़ेंगे टॉपिक, तो इसमें कथन में क्या होगा आपको समझाता हूं। दरअसल इसमें अभी तक जैसे कथन था, ये आप पढ़ रहे थे, इधर कथन लिखा होता था, इसमें भी कथन लिखा होगा, लेकिन इस कथन में एक आपको समस्या दी जाएगी। क्या दी जाएगी? समस्या। और जाहिर सी बात है उसी समस्या के समाधान के लिए, उस समस्या होगी कोई ना कोई, भी बताता हूं कैसी समस्या है। समाधान के लिए आप क्या करेंगे? कार्यवाही करेंगे। जैसे समस्या तमाम तरीके की समस्या है। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कोई एक सड़क है और उस सड़क पे मतलब टर्न था, मोड़ है, और वहां पे अधिकतर अक्सर एक्सीडेंट हुआ करता है, और आप पता चले कि गांव के आप प्रधान बन गए, हाँ, या आप पता चले कि किसी मतलब आप जो जिस क्षेत्र में आपकी नौकरी लगती है, किसी विभाग में है, आप पुलिस विभाग में हैं, या आप टीचर भी हैं, शिक्षा में हैं, कुछ भी हैं, तो अगर आपको इस बात की जानकारी होती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप कार्रवाई में जैसे पहली कार्रवाई है, कहेंगे ऐसा करो कि सड़क में जो है गड्ढे बनवा दो ताकि लोग धीमे चलेंगे। जैसे हमारे को एक आधे नेता इस तरीके से कहते हैं कि जब ज़्यादा अच्छी सड़क बनवा देंगे लोग तेज चलेंगे, पता चले रोज साले एक्सीडेंट करेंगे, इससे अच्छा है गड्ढे वाली रहने तो ज़्यादा ठीक है। तो ये करेंगे? नहीं, ये नहीं करना है, बल्कि ये करना है कि आप ये कहेंगे कि ऐसा करो कि ये जहाँ से मोड़ है इससे 200 मीटर पहले एक बोर्ड लगवा दिया जाए कि आगे तेज मोड़ है, कृपया धीरे चलें, है ना। तो ये कार्रवाई ठीक रहेगी। और या तो ब्रेकर बनवा दिए जाएं, ब्रेकर होता ना ऐसे पता चले, तो ब्रेकर कि जहाँ पे जब जाएं लोग तो गाड़ी धीमे कर लें, साइकिल धीमे कर लें, है ना। तो वो चीज़ बेहतर रहेगा। तो कार्रवाई आप क्या करेंगे, ये रहता है। अब जैसे पता चले कि और क्या होगा, जैसे जो समस्या होगी वो समस्या दरअसल दो तरीके की आती है बाबू। समस्या एक ये होती है जो पूर्वकालिक समस्या होती है, पूर्वकालिक होगी। पूर्वकालिक समस्या कौन सी है? और एक होगी तात्कालिक, तात्कालिक समस्या। पूर्वकालिक और तात्कालिक में अंतर क्या होता है? पूर्वकालिक वह होता है कि जो पहले से समस्या चली आ रही, जैसे बेरोजगारी बहुत पहले से चली आ रही, ऐसा नहीं अचानक ये बढ़ी है, ये धीरे धीरे, और अभी इतनी है, आने वाले समय में और बढ़ जाएगी। तो अब ये जो पूर्वकालिक सब, जैसे बाढ़ हो गया, बाढ़, तो बाढ़ अब जैसे बिहार में बाढ़ आती है तो कई सालों से आ रही है, ऐसा नहीं कि 2-4 साल से आ रही है, हमें बहुत पहले से आ रही है। अब बाढ़ हो गया, कहीं पे सूखा पड़ना है, जैसे कुछ जगह सूखा पड़ना है, हर साल सूखा पड़ता है वहां, तो वो सूखा की समस्या वहां हर साल की समस्या है। और एक हो गई तात्कालिक, ये तो हो गई पूर्वकालिक, मतलब जो पहले से चली आ रही, जो क्या है पहले से। और तात्कालिक वाली कौन सी है? तात्कालिक समस्या ये है कि पता चले किसी के घर में आग लग गई, क्या है? तात्कालिक समस्या है। किसी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तात्कालिक तुरंत उत्पन्न समस्या है। किसी को करंट मार दिया है, करंट बिजली पकड़ लिया, वो तात्कालिक समस्या। तो जो तात्कालिक समस्या होगी, जो तात्कालिक समस्या होगी उसमें कार्यवाही जो करेंगे आप, कार्यवाही जो होनी चाहिए, कार्यवाही तुरंत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तुरंत। और इसमें जो कार्यवाही होगी पूर्वकालिक में, इसमें दरअसल कार्यवाही जो होती है ये एक प्रकार से सुधार का कार्य करती है। किसका? सुधार का। जैसे आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ युवा, 5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अब आपसे कहा जाए इस कार्यवाही का समाधान बताओ, मतलब इस समस्या का समाधान, तो आप चाहे किसी की भी सरकार हो, आप कह दो कि ऐसा करे, सरकार एक ही बार में उसको समाप्त कर सकती है। कैसे? 5 करोड़ नौकरियां एक साथ निकाल करके। क्या ये चीज संभव है? 5 करोड़ नौकरियां एक साथ निकल जाएंगी? हाँ, तो ऐसी कार्रवाई नहीं करनी। इसमें क्या है कि सरकार जो, अब जैसे बिहार में बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या एक ही बार में, अगर ये सरकार चाह ले कि एक बार आपकी अगले साल से बाढ़ नहीं आएगी, वो किसी की भी सरकार आप बना दीजिए वहां ले जा करके, किसी की भी। डोनाल्ड ट्रंप को पता चले अपने उनके यहाँ जो भी समस्या होती होगी, अमेरिका में भी, ऐसा नहीं कि अमेरिका सब साल से पूरा डेवलप है, उधर वाले दिखाते नहीं ना सही से वहाँ की गरीबी। मैं देख रहा था एक आधा वीडियो, यहाँ का कोई ब्लॉगर गया था तो दिखा रहा था, वहाँ की जो भी समस्या होती है
वो भी चाहे तो तुरंत थोड़ी दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने सुना कि अमेरिका में है कि ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगती है, वहाँ पे जंगलों में, तो उसको वो तो जंगलों में आग लगी तो पता चले कि फिर लिए वो हेलीकॉप्टर आग बुझा रहे हैं। उस समस्या का समाधान जल्दी नहीं, समस्या जो भी होगी उस समस्या को आपको समाधान करना नहीं है बल्कि उसमें सुधार करना है। सुधार करने का मतलब यह है कि जहाँ पे भी बाढ़ आती है उनमें से पहले कुछ जगहों पे बांध बनाए जाएं, वहाँ से नहरें निकाली जाएं कि पानी दूसरे तरफ जाए या दूसरे नदियों में पानी को ट्रांसफर किया जाए। पूरा एक साथ नहीं हो पाएगा। अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी में धीरे धीरे नौकरियां निकाली जाएं, तो लोगों के स्किल डेवलप किए जाएं, तब लोग कहीं ना कहीं रोजगार पा पाएंगे। और वहीं अगर तात्कालिक समस्या है तो तात्कालिक समस्या में सुधार नहीं होता है, इसमें तुरंत कार्रवाई। किसी के घर में पता चले कि आग लग गई, तो आग लगने के बाद अब हमको पानी बुझाना तुरंत लेके जाना पड़ेगा ना बुझाने। ऐसा थोड़ी ना कि पहले कहेंगे कि नहीं, पहले इसमें देखो नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि किसी के घर में आग लगी हो तो वहां जाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, नहीं बाद में देखेंगे, पहले चलो बुझाने चलो। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ये नहीं करेंगे, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और आपसे कहा जाए अगली कार्रवाई अब क्या करें, उसको अपने बाइक से, साइकिल से, आप गाड़ी से, जिससे भी ले जा करके उसको अस्पताल लेके जाएंगे, ये कार्रवाई तो ठीक है। ये थोड़ी ना कि फोन करेंगे, हेलीकॉप्टर का इंतजार करेंगे, उसके बाद आएगी तो उसको लेके जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो ये चीजें कार्रवाई अब उस सवालों के माध्यम से आप समझेंगे। समझ लीजिए, कथन में कोई ना कोई एक आपको समस्या दी जाएगी, उस समस्या का समाधान आप कार्रवाई के माध्यम से करेंगे। और आप ये समझिए कि कथन में आप अपने आप को एक अधिकारी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अधिकारी। और उस अधिकारी की तरह आपको ट्रीट करना है। वो जो कहेगा ये काम करना है तो करना है, बात खत्म। ठीक है, आओ समझते हैं। सवाल यह है, अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए गए। फैशन वाला बबुनी शो है ना। तो देखो, अब अगर अधिकतम छात्र पढ़ाई से ज्यादा फैशन पे लोग ध्यान देते हैं, वैसे भी कहा जाता है कि लुक से ज्यादा अगर आप बुक पे ध्यान दे दें तो लोग एक दिन आपके लुक पे जरूर ध्यान देंगे। लुक का मतलब यह है कि आप क्या करते हैं, क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, जरूर आपको ध्यान देंगे। तो अब इसमें एक समस्या है कि कॉलेज है और आप ये समझ लीजिए कि उस स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं और आपने देखा कि वहाँ के अधिकतर छात्र छात्रा जो है पढ़ाई से ज़्यादा वो फैशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप क्या काम करेंगे? आपने कार्रवाई करी। कार्रवाई पहली ये है, कॉलेजों के फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसीलिए कॉलेजों में एक निश्चित ड्रेस अप्लाई होता है, यूनिफॉर्म अप्लाई होता है, यही पहन के आना है आपको, इसी कलर का, इसी डिजाइन का होना चाहिए वहाँ पे। और इसमें जो लिखा है अन्य सहायक वस्तुएं, अन्य सहायक वस्तुएं जानते हैं क्या है? पता चला ब्रेसलेट पहन के गए हैं, यहाँ कंठी माला लटकाए हैं, यहाँ बाल बड़े बड़े रखा है तेरे नाम वाला, है ना। और उसके अलावा आप जैसे देखेंगे तरह तरह के लोगों के ड्रेस होते हैं, जूते तरह तरह के, है ना। तो वो चीजें, इन सब चीजों पर, पूर्ण वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और एक चीज और बताएं, कोई खतरनाक प्रिंसिपल होता है ना, तुरंत जैसे स्कूल के प्रिंसिपल चेंज होते हैं, जब कोई नया आता है और खतरनाक रहता है तो पहले दिन वो सब देखता है कि जो लड़के बाल नहीं कटवाए हैं कल से इनका बाल कट जाना चाहिए, और जो लड़के ये स्कूल लेट में आते हैं समय पे आएंगे, जो ड्रेस पहन यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं पर्टिकुलर, वो यूनिफॉर्म में आएंगे कल से। वो सब पूरा एकदम रूल रेगुलेशन टाइट कर देता है, खत्म काम। तो ये बात सही है आपकी और प्रायोगिक तौर पे भी सही है, ये किया जा सकता है इसको। अब आगे समझो, अगला ये कहता है कॉलेजों को छात्रों की पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए। तो बात तो सही है कि यार स्कूल में आप देखो दूर लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ना व्यस्त रखना चाहिए ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीज़ों के लिए समय ना बचे। बात ये भी सही है कि फैशन जैसी चीज़ों के लिए उनको समय ना मिल पाए। तो बात तो सही है कि अगर उन छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखा जाए तो। और एक चीज़ और बताएं, अब आप कहोगे सर पढ़ाई में व्यस्त रखने का मतलब क्या है कि फैशन ना करें। फैशन करने का मतलब है हमारी उम्र, अगर आपकी उम्र पढ़ने की है तो पढ़ें, फिर हम फैशन करने होगी तो फैशन कर लें, फिर दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी तो दिक्कत आएगी ही। क्योंकि ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए किसी काम को एकदम कहते हैं ना कि 100% अपना देना होता है। अगर आप 5-10% भी इधर उधर बिखरे दिक्कत होगी आपको। अब जैसे आपसे ये कहा जाए कि भाई अगर पढ़ाई में आप व्यस्त हैं और दूसरी चीज़ों पर आप फैशन पे आपका दिमाग नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा जो लोग, मैंने देखा है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो लोग यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस वाली जो लोग तैयारी करते हैं, उन लोगों से जब आप मिलो ना कभी, क्योंकि उन लोगों की एक आदत ये भी होती है कि ज़्यादा किसी से मिलते उलते नहीं हैं। लेकिन हमारे कुछ एक आधे दो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते भी हैं और कई बार 1-2 बार मेंस वोंस भी दिए हैं अपना। तो उन लोगों का सिस्टम ये है कि वो लोग ना तो ज़्यादा सस्ते संवरते हैं और ना ही किसी से ज़्यादा वो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं।
क्योंकि उनको पता है जिस दिन मैं सक्सेस हो गया, जिस दिन मेरा रिजल्ट आ गया, उस दिन लोग मुझसे मिलने के लिए खुद ही आएंगे। और उनको भी पता है कि आज हम मिल लें, 2-4 लोगों से मिल लें, दोस्त बना लें, बना के करेंगे क्या ऐसे लोगों का, तो किसी काम के है ही नहीं है, झूठा भौकाल रहता है केवल। तो उनको पता है, इसलिए वैसे भी जो लोग पढ़ने वढ़ने वाले होते हैं, वैसे भी आप देखो वो बहुत ही अजीब तरीके की ज़िंदगी में रहते हैं। ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रहता, वो केवल अपना पढ़ते हैं और एकदम ऐसा बने बेवकूफ़ जैसे बने रहेंगे। लेकिन जब उनसे कोई चीज़ पूछी जाए, क्वेश्चन पुटअप किए जाए, तो जो बोलते हैं पूछो ना, फिर मज़ा आती है उनके साथ डिस्कस करने में ना। तो दूसरी जैसी चीज़ों के लिए समय न बचे। तो बात दूसरी भी सही है, पहली और दूसरी दोनों सही हो जाएगी। तो आप इसमें टिक कर देंगे कि यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्यवाहियां अनुसरण करती हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता है। सरकारी जो कार्य हैं उनको पारदर्शिता का मतलब उसमें चोरी ना हो, बेईमानी ना हो, उसको लाने के लिए मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता है। तो अब मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता का मतलब यह है कि जैसे पता चले कि कैमरा लगा दिया जाए, इसके अलावा ऐसे लोगों को उसमें भर्ती किया जाए जो मतलब इन चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकें, है ना, मतलब मैकेनिज्म जो एक सिस्टम ठीक ठाक कर सके ना। तो अब ये कह रहा है कि कार्यवाही पहली क्या है कि मोडालिटी तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। भाई अगर आपको मैकेनिज्म लाना है और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो बात सही है कि हाँ यार, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर आदेश दिया है तो वो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय का आदेश बाबू कोई नहीं टाल सकता। बहुत मतलब हमें लगता है कि जब मैं पहले छोटा था तो जानते हो मैं ये सोचता था कि जो आदमी शारीरिक रूप से बलवान है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर बाद में पता चला कि जो लोग पैसा वाले हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। फिर बाद में पता चला कि यार जो लोग पुलिस विभाग में हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। फिर बाद में उसके बाद लगा कि नहीं, पुलिस विभाग में तो ठीक है, मतलब पुलिस विभाग का मतलब दबंग। फिर बाद में पता चला नहीं, जो नेता होते हैं वो ज़्यादा ठीक हैं। फिर बाद में पता चला नहीं, नेता तो ठीक है यार, उसके ऊपर भी बैठा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिसको तलब करेगा वो भागते हुए आएगा कि मालिक बताओ कहीं सजा वजा न सुना दे। तो ये चीज़ें हैं और हमें लगता है कि इनसे बड़ी पावर भारत में मतलब किसी की नहीं है। वो अपने आप में अगर सिस्टम सही से है तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय, ये भी नहीं कि आप पता चले उच्च न्यायालय का कोई मामला है जाके वहाँ पे अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में भी, है ना, उसका आदेश उसके आगे कहीं कोई आप कहीं जा ही नहीं सकते ना। देखो, तो अगर ये कहा जाए कि एक कार्यकारिणी दल की नियुक्ति करनी चाहिए तो बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई भी ऐसा कोई काम करना होता है तो एक कार्यकारी समिति बनती है और उसमें मेंबर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसमें कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। अपील करनी जरूर चाहिए, ये मानता हूं, लेकिन ये चीज करना ठीक नहीं होगा अगर उसने ये कहा है कि मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता है सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि समय समय पे देखा जाता है कि सरकारी कार्य जो है उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी होती रहती है। तो इसलिए फिर आपकी कार्रवाई पहली सही हो जाएगी, दूसरी वाली गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आप सही कर देंगे। अगला है, पिछले कुछ महीनों से आस पड़ोस में चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस की आक्रामकता को उजागर करने के लिए निवासियों की ओर से ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हुए। अब जरा समझिए, अगर इसमें कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए पिछले आज चोरी की घटनाएं, जैसे चोरी की घटनाएं हो रही थी तो पुलिस की आक्रामकता को उजागर करने के लिए निवासी, जैसे आप मान लीजिए आपके क्षेत्र में चोरी हो रही हो तो आपके गांव घर वाले सब इकट्ठा होकर के स्टेशन पर पहुंच जाएं और वहां पर क्या करें, उन्होंने कहा कि पुलिस को की आक्रामकता को उजागर करने के लिए निवासियों की ओर से ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन, ज्ञापन देने का मतलब यह है कि आप जाएंगे, उसमें अपनी बात लिखे रहेंगे और जो वहाँ के SHO होंगे उनको आप पकड़ा देंगे कि सर हमारे यहाँ चोरी हो रही है और आप लोग जरा इसको ध्यान दीजिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे गांव घर परिवार समाज में। तो वो होती है। अब इसमें जब पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा होंगे और ज्ञापन देंगे तब इसमें आप कार्रवाई क्या करेंगे। मान लीजिए आप वहाँ के SHO ही हैं, आप क्या काम करेंगे, आप ये करेंगे पहला कार्रवाई कि निवासियों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए पुलिस प्राधिकरण को, निवासियों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए पुलिस प्राधिकरण को अधिकारियों की एक टीम बनानी चाहिए और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। देखो होता क्या है, अगला यह है कि पुलिस प्राधिकरण को पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को चले जाने की सलाह देनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई का वादा करना चाहिए। दरअसल इसमें जब भी तुरंत कार्रवाई, तो मैंने कहा ना कि जैसे चोरी हो रही तो चोरी तुरंत थोड़ी न हुई है, चोरी कई दिनों से हो रही होगी तभी तो गांव वाले आक्रोशित हुए हैं।
और उसमें तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, उसमें तुरंत कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसमें क्या होगा कि हाँ भैया ठीक है, आश्वासन हम देते हैं कि आपके यहाँ चोरी नहीं होगी। अब हमको जानकारी, मान लीजिए मैं एसएचओ हूँ, मैंने कहा कि ठीक है भैया आपके यहाँ आप लोगों ने जानकारी दी मुझे, अब मैं ऐसा करूंगा कि आपके क्षेत्र के जो हल्का के जो सिपाही हैं या दरोगा हैं, मैं उनको कह दूंगा कि रात में जो 1 या 2 बार वो गश्त लगाते हैं इधर उधर, मतलब गाड़ी लेकर रात में घूमते हैं, तो उनको बोल दिया जाएगा कि भाई थोड़ा विशेष तौर पे देखिए और 2 3 4 5 बार आप घूम जाइए उधर, ताकि ऐसी दिक्कतें ना आए। तो इसके लिए अगर कहा जाए कि तुरंत वहां से चले जाने की सलाह देनी चाहिए तो गलत बात है, पहले उनकी बात तो सुनो, बस सलाह तो बाद में देना कि चले जाओ यहाँ से। कोई राजा थोड़ी ना है इंसान, क्योंकि कोई भी हो सब अपने नियम कानून और तरीके में बंधे हुए हैं। पुलिस विभाग को भी ये पता है कि शासन प्रशासन को इस तरीके से चलाना है कि गांव समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। तो अगला कहा, इसमें पहले वाले में कहा निवासियों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए। प्रतिनिधि का मतलब जब भी आप कभी भी 100 200 400 800 1000 2000 5000 लोग इकट्ठा होंगे, कहीं पर भी धरना प्रदर्शन आप करेंगे, तो जब पुलिस विभाग सबकी बात तो आकर के इसे कहेगी नहीं, हाँ तुमको क्या दिक्कत है, तुमको ऐसे नहीं बोलती। वो विभाग करता क्या है कि कहेगा कि आप लोगों में से कोई 5 लोग 4 लोग 6 लोग, जितना चाहेगा उतना उनको लोगों को बुलाएगा। कहा आप लोगों में से जो अपनी बात रखना चाह रहे हो, जो वो जनता खुद ही कहती है भैया तुम चले जाओ, होता नहीं तुम चले जाओ, जाओ इनको भेजो, ही बताएंगे वहां जाकर के क्या क्या दिक्कत है। तो 4-5 लोगों को बुला लेगा ऑफिस में, वहां बैठाएंगे, मीटिंग होगी, बाकायदा सबके बारे में पूरी डिटेल ली जाती है। उसके बाद लेने के बाद पूछा जाएगा क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या क्या करेंगे, अगर आप मान लीजिए ये समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता, सब पूछा जाएगा बाकायदा। और उसके बाद होगा क्या कि वो एक प्रकार से वो प्रतिनिधियों से बात करते हैं, वो प्रतिनिधियों से जो विभाग होता है वो बात करता है। बात करने के बाद में पुलिस प्राधिकरण को अधिकारियों की एक टीम बनानी चाहिए। अधिकारियों की एक टीम बनने का मतलब वो ऑलरेडी एक टीम बनी ही होती है कि अगर इस तरीके की कोई समस्या होती है तो इन लोगों से बातचीत कौन करेगा, बातचीत करने के साथ साथ इनकी समस्या का समाधान पे आप क्या इनकी बात कहेंगे, वो सब बनी होती है टीम, वो बताते हैं। अब एक टीम बनानी चाहिए और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। उनको आश्वस्त करने का मतलब उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि भैया ठीक है हम देखेंगे, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और आपके यहाँ इस तरीके की चोरी अब नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज, तो इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला सवाल, कथन है कि एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच उलट गया। अच्छा भैया, और अधिकांश सड़क को रोक दिया, अधिकांश सड़क को, जिससे भारी ट्रक जाम लग गया। अब आप मान लीजिए कहीं के ट्रैफिक आपको देखने की जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया इस जगह देखो ट्रैफिक न जाम होने पावे। हुआ ये कि एक ट्रक पलट गया। ट्रक हुआ जब पलट गया तो पलटने के बाद अब आप क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है ट्रक पलट गया है सड़क पे तो पीछे जाम लग जाएगा पूरा। अब दिक्कत होगी, क्या करेंगे आप? तो दिक्कत ये होगी कि जैसे इसमें कहा गया कि ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ से भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल अपने कर्मियों को तैनात करने चाहिए। अपने कर्मियों को तैनात, दरअसल कर्मी जो पुलिसकर्मी होते हैं वो तैनात होते हैं और उनको तैनात करने की कोई विशेष जरूरत होती नहीं है। और इस सवाल में जो कहा गया है एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच पलटा है, दरअसल अगर एक ट्रक पलटा है तो उसकी कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए कि ट्रक पलटा है तो उसको पलटा रहने दीजिए, उसको बाकी जो लोग हैं उनको कह दीजिए इधर से नहीं भैया उधर से घूम के उस वाले रास्ते से जाओ, 5 किलोमीटर आगे वाला है उससे जाओ। ये नहीं होता, ये कार्रवाई गलत है। बल्कि ये कार्रवाई होनी चाहिए कि जो ट्रक पलटा है, जैसे अगर मान लीजिए पुल टूट जाए तब उसके लिए दूसरा रास्ता बताना जरूरी है कि भैया पुल टूट गया है, इधर से कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि पुल तुरंत तो बनेगा नहीं कि तुरंत बन जाएगा कि हाँ भैया लाओ तुरंत बन गया, बस ये ईंटा रख को बन गया, ये जाए लोग नहीं। पुल टूट जाए या ऐसी कोई पता चले नदी में उफान है, उसके ऊपर से पानी बह रहा है, तो आप अगर वहां पे आप लगे हैं, ड्यूटी आपकी लगी कि इधर से गाड़ियों को जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, साला मर जाएगा कोई आदमी, आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। हाँ, तो इसलिए आदमी कहेगा हाँ इधर से ना जा तो उधर से जाओ। तो अगर पुल टूट गया है तो आदमी फिर दूसरे रास्ते, अगर अब यहीं पे लिखा होता पुल तो ये बात होती कि दूसरी सड़कों की तरफ से भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल अपने कर्मियों को तैनात करना चाहिए, तब ये कार्रवाई ठीक लगती है। लेकिन अगर ट्रक पलटा है तो यार ट्रक को हटा दीजिए, बाकी सिस्टम काम करने लगेगा। तो दूसरी कार्रवाई से में जो कही गई है कि ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल लोग और उपकरण भेजने चाहिए, तो लोग और उपकरण को भेजा जाएगा, तुरंत तो ट्रक हट जाएगा, मार्ग आपका खुल जाएगा, जाओ भाई, है ना। तो ये काम ठीक रहेगा। दूसरी कार्रवाई इसमें सही लगती है, तो केवल कार्रवाई 2 अनुसरण करती है, पहली वाली नहीं। हाल ही के विधानसभा चुनाव में 40% से कम मतदाता उपस्थित हुए। मतलब कहीं पर विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में एक बात ये सामने निकल करके आई कि वहां पर 40% से कम वोट पड़े। वैसे भी आप देखते हैं कि 50-60%, 65-70% के आसपास वोटिंग होती है, और अब अगर 40% से कम अगर चुनाव वहां पे मतदान हुआ है तो उसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? मान लीजिए कहीं कि आप अधिकारी हैं और आपसे कहा गया ये बताओ भैया आपके वहां ड्यूटी लगी थी
और आपसे कहा गया क्यों भैया आपके यहाँ ये बताओ यार आपके तरफ 40% केवल वोट पड़ा है, तो अब आप क्या करोगे? आप कहो आप कार्रवाई क्या होगी? आप कहोगे कि हाँ चुनाव आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों को प्रतिनिधित्व देने वाले गए लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए वोट डाले गए वोट पर्याप्त नहीं है। तो देखो अपने यहाँ का नियम ये कहता है चुनाव का कि वोट चाहे 40% पड़े और चाहे 100% पड़ जाए या केवल 4% पड़े, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही जीत जाएगा। जैसे आपके यहाँ आने वाले समय में प्रधानी का चुनाव है अगले साल, अगर आपके यहाँ मान लीजिए 3000 वोट हैं कुल वोट, और 3000 में पढ़ते कितने 1800, 2000, 2200, 1500 इतने वही वोट पढ़ते हैं। इतने ना पढ़े, केवल 50 वोट पढ़े। कितना पढ़े? 50। और अगर 5-7 लोग खड़े हैं चुनाव में, तो जो सबसे ज्यादा उसमें चाहे 20 वोट 25 वोट पाया होगा, जो सबसे ज्यादा वही विजयी घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, इस बात पर कि वहां पर केवल 2% वोट पड़े 5% वोट पड़े, इसकी जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग लेता है। चुनाव आयोग काहे की जिम्मेदारी लेता है कि भाई वहां के लोग वोट डालने काहे नहीं गए। कुछ लोग वोट डालने का विरोध करते हैं कि हम वहां, कुछ गांव वाले कह दिए कि हम जाबे नहीं करेंगे, वोटें नहीं डालने जाएंगे, कोई नहीं जाएगा हमारे यहाँ से। तो जानते हैं वो चुनाव आयोग के ऊपर, फिर चुनाव आयोग उसको बहुत सीरियसली लेता है, वहां का अधिकारी बहुत सीरियसली, वो समझाते बुझाते हैं भैया चलो वोट तो डालो, बहुत समझाते बुझाते हैं। कहे कोई कह दिया कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं बन रही है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, कोई नहीं बनवाया, हम वोट डालने क्यों जाएंगे किसी से। अब गांव वाले नाराज हो गए, नहीं गए, तो कहते चलो अच्छा अब आप जिसको चुनना है उसको चुन, नहीं है तो आप नोटा वाली बटन दबा दो कि इनमें से कोई नहीं, तो हम चुनाव करा सकें। तो वो क्योंकि ये एक मतदान, जैसे मतदान करना भी बहुत जरूरी है और ये अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव रहता है इसका कि आप अपने यहाँ से वोटिंग करवाइए। वो बात अलग है कि जीते कोई अलग न जीते, वो चाहे जिस भी पार्टी का व्यक्ति जीते, लेकिन वोटिंग कम से कम होनी चाहिए ठीक ठाक। और ये एक मतलब अच्छे एक लोकतंत्र की पहचान भी है। जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे उतने ज्यादा मतलब सही निर्णय निकल करके आएगा, सही व्यक्ति को चुन करके लाया जा सकता है। समझो, फिर ये कहा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व को, हाँ, चुनाव आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए। गलत बात है, रद्द काहे करेगा? रद्द करेगा दोबारा फिर से सारा पैसा लगेगा चुनाव करवाने में, इतने अधिकारी आते हैं, लोग आते हैं, जनता फिर से परेशान होगी। उसके अलावा पुलिसकर्मी हो गया, टीचरों की भी ड्यूटी लगती है, उसी में डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगा दिए, और ये लेखपाल वीडियो को भी भेज रहे हैं, उसी में सब परेशान हो जाएंगे, तो और उनको पैसा भी अलग से देना पड़ता है, तो ये बात कार्रवाई गलत हो जाएगी। दूसरा, चुनाव आयोग को उन लोगों के वोटिंग अधिकार को छीन लेना चाहिए, उन लोगों की जो लोग उन लोगों के वोटिंग अधिकार को छीन लेना चाहिए जिन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। भाई मान लीजिए आपके गांव में प्रधानी पद का चुनाव है और कोई आदमी यहाँ से दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई कहीं बाहर ड्यूटी कर रहा है, तो अब अगर वो मान लीजिए वोट डालने नहीं आए तो क्या उसका चुनाव आयोग को चाहिए कि उसका वोटिंग अधिकार छीन ले कि नहीं अब तुम इसके बाद कभी वोटिंग नहीं कर पाओगे? ये गलत बात है। ठीक है, तो दोनों कार्यवाहियां इसकी गलत होती हैं, इसलिए आप ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर देंगे कि ना तो कार्यवाही पहली और ना ही दूसरे अनुसरण करती है। अगला है कि विविध क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता से बच्चों और युवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक गंभीर कदम उठाते हैं। इसका मतलब यह है कि विविध क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, विविध क्षेत्रों में आप देखते हैं कि कंपटीशन का माहौल है ही है, तो अगर लोग मान लीजिए जब तैयारी करते हैं नहीं पढ़ पाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं ना, तो अपने आप को, तो इसके लिए कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक गंभीर कदम उठाते हैं। तो अब आपको ये चीज पता चला तो आप इस पर क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? कि कहेंगे बच्चों और युवाओं को उनके माता और पिताओं के साथ प्रतियोगिता का सही परिप्रेक्ष्य में सामना करने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा, एक माता पिता और आप एक अभिभावक के तहत या प्रतियोगिता परीक्षाओं में सही परामर्श दिया जाना चाहिए। सही बात है कि बाबू कोई बात नहीं, जिंदगी में नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ यार, आगे तो बढ़ेंगे और कुछ करेंगे। बस यह है कि हाँ थोड़ा सा सपना होता है इंसान का, नहीं पूरा होता तो कोई बात नहीं, तो इसके लिए थोड़ी ना कि इंसान जीवन समाप्त कर ले ना, तो परामर्श दिया जाना चाहिए। बात ये सही लग रही है क्योंकि बच्चों और युवाओं को उनके माता पिता के साथ, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ तो मैं ही अगर कोई बच्चा को नौकरी नहीं लगी तो ये होगा कि माता पिताओं के साथ उन युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के सही परिप्रेक्ष्य में सामना करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में सामना करने के लिए, जैसे हम भौकाल में आपसे कह दे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वीडियो देखने से केवल सिलेक्शन हो जाता ना तो फिर तो सब कुछ था, ठीक है, हो जाता। पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि दुनिया पढ़ा रही है, वैकेंसी होती है 5000, पढ़ रहे हैं लोग 5 लाख, दिक्कत तो ही है, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज कहना, और उनको बच्चों को भी बताना चाहिए कि देखो भैया सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम का है,
पढ़ना पड़ेगा बहुत ढंग से ना। तो ये चीज होनी चाहिए, परामर्श दिया जाना चाहिए। ये बात सही लग रही है। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालने की सलाह दी जानी चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालने की सलाह दी जानी चाहिए। मतलब यह है कि इन पर दबाव न डाला जाए। क्या ये बात सही होगी कि दबाव न डाला जाए कि तुम कुछ भी करो जाके, कोई दिक्कत ना है? ये थोड़ा सा मतलब इमोशनली देखा जाए तो ठीक लग रहा है कि माता पिता को दबाव नहीं डालना चाहिए, सही बात है। लेकिन बिना दबाव के दोस्त, हम ऐसे बिगड़े हुए इंसान हैं हम लोग कि हम लोग घर परिवार से अगर ना डरे तो पता नहीं क्या क्या कर जाएं। सही बात है ना। तो इसलिए जो है कहा जाए कि दबाव न डालने की सलाह दी जानी चाहिए, तो ये बात गलत हो जाएगी। बल्कि हाँ, परामर्श की सलाह देना, परामर्श देना चाहिए कि जैसे कुछ माता पिता होते हैं, बेटा कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार पढ़िए, है ना, होगा, ठीक है। तो पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ, हाल ही के महीनों में बड़ी संख्या में इंटरनेट हैकिंग के मामले सामने आए हैं, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ता दहशत में है। इंटरनेट हैकिंग का मतलब यह है किसी का पैसा चला गया इंटरनेट के माध्यम से, किसी ने ओटीपी बता दी, क्या कर दिया, है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं। आगे कह रहा कार्रवाई नंबर पहली, सरकारी तंत्र को उन लोगों को पकड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो जिम्मेदार हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बात बिल्कुल सही है एकदम, है ना। सरकारी तंत्र को यानी कि विभाग को, सरकारी पुलिस विभाग को, सरकारी तंत्र का मतलब ये, क्योंकि पुलिस सरकार की ही होती है। सरकार का मतलब बीजेपी की है तो बीजेपी के लिए कहा जाएगा, सरकार कहा जाएगा तो वही जो सरकार कहेगी वही पुलिस करेगी, है ना। और जो अगर किसी सपा की होगी, कांग्रेस की होगी, बसपा की होगी तो उसी की करेगी वो ना। तो इसलिए सरकार और पुलिस का लगभग मतलब वही निकाला जाता है। बाकी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहने की सलाह दी जानी चाहिए जब तक कि अपराधी पकड़े न जाए। तो जब तक अपराधी न पकड़े जाए कोई नेट ही नहीं चलाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता अपने भारत में। तो पहला सही है, दूसरा गलत। अगला, कथन और कारण। दरअसल ये अगला टॉपिक जो है आपका कथन और कारण का, मैं जरा देख लेता हूँ इसमें सवाल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। देखो कथन और कारण का, दरअसल एक चीज यार मैंने इसमें ये देखा, ये कथन और कारण जो चैप्टर है इसमें मतलब इसकी बातें निराली है। ये सही चीज तो ये है कि इसको रीजनिंग में होना ही नहीं चाहिए था। ये है एक प्रकार से आपको इसमें साइंस भी आनी चाहिए, इसमें आपको जियोग्राफी भी आनी चाहिए, इसमें आपको संविधान भी आना चाहिए। आइए सवालों के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसका मामला मुझे लगा कि यार ये तो है तो पढ़ा रहा हूँ आपको। कहा जा रहा है कि एक कथन है और कथन में ये कहा जा रहा है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं, खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं। आप देखते हैं किसान जो है, मतलब जो लोग पहले गांव में खेती भी किया करते थे, आज वो उनको लगता है कि यार नहीं चलो बाहर चलो कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में कमा के आते हैं, जब जबरन बाहर होते जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण क्या बताया इन्होंने, कारण क्या था, क्यों बाहर होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि उनका भूमि आधार ज्यादा छोटा होता जा रहा है। भूमि आधार ज्यादा छोटा होने जाने का मतलब, भूमि आधार का मतलब हमारे बाबा जो थे, बाबा 2 भाई थे, तो जितनी भी जमीन थी वो 2 लोगों में बटी, और हमारे बाबा के 3 बेटे यानी हमारे पापा 3 भाई, तो बाबा को जितनी जमीन मिली उसमें 3, उसमें कितना हिस्सा लगा 3, और अब पापा को उसका 1/3 मिला। अगर पापा के 2 बेटे यानी मैं 2 भाई, तो अगर इसमें ऐसा कुछ होगा तो यानी कि लगातार जो एक जमीन का बड़ा टुकड़ा था वो पहले 2 लोगों में टूटा, फिर 2 लोगों में, फिर 3 लोगों में टूटा, फिर इस तरीके से टूटेगा, तो उसका जो आधार है वो छोटा होता जा रहा है। तो बात लगभग सही है, यानी कि कथन भी आपका ये सही है और ये कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन का ही कारण दिया गया है। अब इसमें से हमें ये चीज चुनना होगा कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तो बात तो सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। मतलब जो कारण है ये कि इस कारण से किसान खेती से बाहर होते जा रहे हैं, तो बात सही है कि इस कारण से, यही कारण नहीं कहूंगा बल्कि इस कारण से जो यानी कि भूमि का आधार जो है वो छोटा होने के कारण से किसान खेती से बाहर होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बात सही लग रही है, इसलिए आप इसको सही कर देंगे, और इसकी उचित व्याख्या भी कर रहा है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ये बात तो सही है, लेकिन कारण और कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है, कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन सत्य है, कारण भी इसका असत्य ही है। यदि कथन असत्य है, कथन तो असत्य नहीं है। अब आप कहोगे सर ये कथन असत्य और सत्य कहाँ लिखा है इसमें, ये चीज आपको रियल लाइफ से सोचनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, इसका रीजनिंग का कोई रोल नहीं है इसमें, ये आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि क्या ऐसे रियल लाइफ में है ये चीजें। तो आप कहोगे हाँ लेकिन कारण सत्य है, तो बात कारण तो सत्य है लेकिन ये सत्य कर दिया गया। यदि कथन और कारण दोनों सत्य है तो गलत हो जाएगा।
ये वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसमें अभिकथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। अगर आप संविधान पढ़े होंगे या इतिहास पढ़े होंगे, 1928 में लाला लाजपत राय जब संविधान कमीशन साइमन कमीशन आया तो उसका विरोध किया गया और उस विरोध में खूब लाठियां बरसाई गई इनके ऊपर। तो फिर दिक्कत क्या हुई, अब कहा जा रहा है इसका कारण क्या था। अब आप सोचो, अगर आपको जीएस नहीं आती तो इसका आंसर आप नहीं बता पाएंगे। अगर जीएस नहीं आती तो आंसर नहीं बता पाएंगे। आप यही नहीं सोच पाएंगे कि जो अभिकथन दिया गया है सही है या गलत है। तो अभिकथन ये बात सही है कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया था भारत, तब उसमें 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का आयोजित किया गया था, विरोध किया गया था। ये बात सही थी। और अब ये अभिकथन अगर सही हो गया, अगर हिस्ट्री आपको नहीं आ रही तो दिक्कत है। अब कारण इसके पीछे क्या था, कारण था कि जो साइमन कमीशन था उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ये बात भी सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका आप उत्तर क्या बताएंगे कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, यानी कि ये जो कारण है ये आखिरकार इन्होंने इसका विरोध क्यों किया, इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है। सेफ्टी फ्यूज समझते हैं, जैसे आप पता चले घर में कोई दिक्कत हो गई तो पता चले कि फ्यूज उड़ गया, है ना, फ्यूज उड़ गया, या अब तो एमसीबी आ गई, वो कहते एमसीबी गिर गई, पहले फ्यूज। अभी भी हमको लगता है फ्यूज होता होगा, इतना तो जानते होंगे कि फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज जानते हो कि उड़ता है। अच्छा, फ्यूज का उड़ता कब, इसमें कह रहा है सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले होते हैं, बल्कि सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले नहीं होते हैं, निम्न गलनांक वाले होते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अभिकथन तो गलत हो गया। अभिकथन, अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि जैसे आप मानिए आप अर्थ और फेस दो तार हैं, दो हैं, तो दोनों को अगर आप टच कराइए तो उसमें से परिचय ऐसा करिएगा नहीं आप, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें आग उत्पन्न होती है और तार गर्म हो जाते हैं। तो अगर गर्म हो गए, लेकिन अगर मान लीजिए उन दोनों में से किसी एक में अगर फ्यूज लगा हुआ है तो उस जगह से उसका कनेक्शन कट जाता है, क्योंकि जब वो तार गर्म होगा तो फ्यूज भी गर्म होगा, और जो फ्यूज होता है वो निम्न गलनांक का होता है, वो जल्दी गल के पिघल जाता है, और पिघल जाएगा तो तार कट जाएगा एक जगह से। ठीक है ना, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जैसे मान लो ये दो तार हैं और इस वाले तार से लाइट आ रही है, इधर से कहीं लाइट आ रही है, हमने यहाँ पे फ्यूज लगा दिया, ठीक है, और इन दोनों को आपने टच करा दिया, इन दोनों को टच करा दिया, तो जाहिर सी बात है ये वाला तार भी गर्म हो जाएगा। और जब गर्म होगा तो ये चीज, ये पूरा का पूरा तार गर्म होता है, ऐसा नहीं कि केवल यही आगे गर्म होगा, नहीं, पूरे पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और यहां पर ये जब गर्म होगा तो ये निम्न गलनांक का, ये थोड़ा सा भी गर्म होगा तो ये यहां से कट जाएगा, ये टूट जाएगा, तो फिर आगे अब इस पे करंट जाएगा ही नहीं, तो आप इसको टच भी कराओगे तो गर्म नहीं होगा। फिर आप देखोगे कि यार कहीं गड़बड़ी हुई है। तो अब ये वाला बात, इसके मतलब है कि फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है, ये गलत होगा। दूसरा, सेफ्टी फ्यूज विद्युत प्रभाव को रोकता है, विद्युत प्रभाव को रोकता है। सेफ्टी जो फ्यूज है विद्युत प्रभाव को रोकने का मतलब समझते हैं कि जब हम फ्यूज को लगा देते हैं तो वो जो विद्युत होती है, यानी कि जो लाइट होती है, जो करंट होता है, जो बहता है, उसको रोकता है। तो ये बात गलत है, ये बात भी गलत है कि वो विद्युत प्रभाव को रोकता नहीं है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। अर्थात कि आपका इसमें कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। कथन असत्य लेकिन कारण सत्य, यदि कथन और कारण दोनों असत्य है तो ई वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। अगला सवाल, हम लोग जाड़े के दिनों में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, कारण यह है कि सफेद कपड़ा ऊष्मा का बुरा अवशोषक होता है, बुरा अवशोषक होता है, समझो। हम लोग जाड़े के दिनों में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, पहली चीज तो ये गलत है, क्योंकि जाड़े के महीनों में लोग काला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि काला कपड़ा जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषक होता है। जाड़े में क्या होता है, ठंडी होती है, अगर सूर्य का प्रकाश उस काले कपड़े पे पड़ेगा तो काला कपड़ा अवशोषित कर लेता है गर्मी को, और वो आपको गर्मी प्रदान करेगा, तो आपके लिए राहत भरी चीजें, राहत होती है उससे। तो ये कहा गया कि हम लोग जाड़े के दिनों में, अब आप ये कहेंगे कि सर हमें तो सफेद कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, हमारी शौक है, हम ठंडियों में पहनते हैं, वो नहीं, उसका तर्क दे रहा है, तर्क साइंस के हिसाब से चल रहा है, अपने शौक के हिसाब से नहीं कि हमें तो यही पसंद है, मैं ये पहनता हूँ, ये नहीं चलेगा ना। तो इसमें अभिकथन ये गलत है। दूसरा, सफेद कपड़ा ऊष्मा का, और अगर ये लिखा होता कि अवशोषक होता है, अवशोषक होता है, तब बात क्या होती, गलत हो जाता, तब बात क्या होती, गलत होता, क्योंकि सफेद कपड़ा जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषक नहीं होता है, या कहा जाए तो ऊष्मा का बुरा अवशोषक होता है, तो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे केवल इतना कहा जाता, समझिए, इतना कहा जाता कि सफेद कपड़ा
ऊष्मा का अवशोषक होता है, अवशोषक होता है, तो क्या होता, ये बात गलत होती, ये बात क्या होती, गलत होती। यह कह दिया जाए कि एक सफेद कपड़ा ऊष्मा का बुरा अवशोषक है। बुरा अवशोषक का मतलब अवशोषित अच्छे से नहीं कर पाता है, ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर पाता है अच्छे से। तो आप कहोगे हाँ सही, सफेद कपड़ा नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या कौन सा कलर करता है, ब्लैक कलर। तो ये फिर बात क्या हो जाएगी आपकी, फिर यहाँ से सही हो जाएगी, क्योंकि सफेद कपड़ा जो होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं होता है। बुरा का मतलब नहीं, अवशोषक नहीं होता, बात सही हो जाएगी। यानी कथन गलत है, कारण सही है आपका। तो कथन सत्य है तो वह कथन असत्य, कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आप सही कर देंगे। अगला सवाल है, बिजली का बल्ब टूटने के बाद आवाज करता है। बिजली का बल्ब जैसे आप देखो टूटता है तो भक्क से आवाज आती है, भक्क से ना, फूटता है तो अब वो आवाज आती है। तो ये बात तो सही है कि बिजली का बल्ब टूटने के बाद आवाज आती है, तो अभिकथन तो आपका सही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, कारण क्या है, कारण ये है क्या कि बिजली के बल्ब के टूटने के बाद उनमें से तेजी से हवा बाहर निकलती है। बल्कि जब बल्ब टूटता है ना तो तेजी से हवा बाहर नहीं निकलती, हवा तो गुब्बारे से बाहर निकलती है, हवा गुब्बारे से बाहर निकलती है। लेकिन जब बल्ब जो, क्योंकि जो बल्ब में होता है उसमें निर्यात होता है, उसमें हवा नहीं भरी हुई होती है, तो जब वो बल्ब फूटता है ना तो वहां पर आप देखोगे कि उसमें जब बल्ब फूटता है तो उसमें मतलब अंदर हवा नहीं होती, तो फूटने के बाद वो हवा जो अपने आसपास होती है उसको खींचता है, तो भक्क से होता है तो हवा को खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। तो इसलिए कहा जाए कि बिजली के बल्ब टूटने के बाद उनमें से तेजी से हवा बाहर निकलती है। तो ये बात क्या होगी, गलत होगी, बाहर निकलती नहीं बल्कि अंदर आती है हवा। ये अभिकथन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं तो कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है इसका, तो पहला यानी कि सी ऑप्शन आप सही कर देंगे, है ना। अगला सवाल है, अगला ये है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तो ये बात बिल्कुल सही है, न्यायपालिका अपनी भारत की अलग है, स्वतंत्र पालिका अपनी अलग है, ठीक है। न्यायपालिका का मतलब जो लोग न्याय देते हैं और कार्यपालिका का मतलब जो लोग कार्य करते हैं। न्यायपालिका का मतलब अपना ये चाहे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये न्यायपालिका। और कार्यपालिका का मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो लोग काम करवाते हैं, चाहे वो नेता हो या चाहे अधिकारी हो, जो लोग काम करवाते हैं, ठीक है ना, तो वो हो जाएंगे आपके कौन, कार्यकारी। हाँ सॉरी, भारत में न्यायपालिका कार्यकारी से स्वतंत्र है, यानी कार्य करने वाले लोगों से स्वतंत्र है। न्यायपालिका सरकार की सहायता करती है और इसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो देखो सही चीज तो यह है कि कारण इसका दिया गया है कि न्यायपालिका कार्य सरकार की सहायता करती है। तो न्यायपालिका सरकार की कभी सहायता करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि वो एक स्वतंत्र निकाय है और इसमें कहा गया है कि इसकी योजनाओं को कार्यान्वयन में मदद करती है। यानी कि जो सरकार योजनाएं चलाती है उसको न्यायपालिका उसमें को बढ़ाने में मदद करती है। तो न्यायपालिका वो काम बढ़ाने में थोड़ी मदद करती, बल्कि कोई दिक्कत करता है तो उसको न्याय देती है वो। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, कारण गलत है यानी कथन सही है। तो मैं कह सकता हूं कथन सही है लेकिन कारण इसका असत्य है, ऑप्शन सी। अगला और आखिरी सवाल है, ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है। राज्य का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं, राज्य का मतलब यहाँ देश होगा, ठीक है ना। और राज्य का मतलब देश होता भी है, आप हम लोग राज्य को राज्य भी बोलते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, तो अभिकथन तो ये सही है। अब उसके बाद भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। तो यानी कि भारतीय जो संसद है, भारतीय संसद में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं संसद में, लोकसभा के भी होते हैं और राष्ट्रपति तो होता ही है। तो यानी कि ये वाली बात भी सही हो गई। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इनकी ये व्याख्या करता है तो व्याख्या नहीं करता है। लेकिन अगला लिखा है इसमें, जैसे ये ए और आर दोनों सही है ना, कथन और कारण दोनों सही है। यदि ए सही और आर गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों गलत, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, हाँ सही है। और आर ए की व्याख्या करता है, तो ये व्याख्या नहीं करता है, बल्कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका ये व्याख्या नहीं करता है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा रहते हैं, इसीलिए भारत का राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है, बल्कि वो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है ना। तो इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, आर ए की व्याख्या नहीं करता, बी ऑप्शन आप कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि चीजें आपको जो रीजनिंग हम लोगों ने शुरू करा था वो पूरी आज कंप्लीट होती है। और अगर ये कंप्लीट हम लोगों ने करा दिया है, अब आपको इनमें कोई भी चैप्टर आपका नहीं छूटा है। बीच में कुछ चीजें थी जो छोड़ी गई थी, कौन सी थी, जैसे शुरुआत में हमने इनके 1-2 चैप्टर घड़ी कैलेंडर थे इसमें, और ये असमानता था, शायद निर्णय लेना, 1-2 चैप्टर थे जो नहीं पढ़ाए थे हमने आपको, बाद में इनको इंक्लूड कर दिया हमने और पढ़ा भी दिए हैं आपको ना। तो
तो आप चाहें तो पूरा प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके अलावा बाकी और भी जो भी चीज़ें होंगी, अगली जो क्लास होगी मैथ में जो भी चैप्टर आपके बचे हैं उनको सीक्वेंस वाइज जल्दी कंप्लीट करा के फिर आगे आपको आगे की प्लानिंग जो होगी वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं चीज़ें बेहतर होंगी। कोई सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।